આપણને એક સેમિનાર કરવા માટે વલ્લભભાઈ સ્પેશિયલ વિઝિટ માટે આવ્યા છે. તો આપણા જે પ્રશ્નો હોય કે આપણે અમને રજૂ કરવાના છે કે આપણને થોડી સલાહ સૂચન આપવા માટે ખાસ આવ્યા છે. તો આપણે એમની સલાહ લઈએ કે કઈ રીતના આપણે ફિલ્ડમાં આગળ જવું અને તમારા જે પ્રશ્નો હોય એ તમે પૂછી શકો છો. અને વલ્લભભાઈ આપણને થોડું એના માટે માહિતી આપશે. બધા સાયલેન્ટ હોય તો કોને ડિસ્ટર્બ. આપણે જેટલા બધા છીએ છીએ કિસાન પાઠશાળા ઉપર પહેલાં તો કહી દઉં કે પહેલાં તો બલરામભાઈનો કરી જાય. બલરામભાઈ કિસાન પાઠશાળા 2006ની શરૂઆત કરેલી ખેતીની અંદર શીખવા માટે. શીખતા ગયા પછી લોકોને શીખવાનું પણ ચાલુ, શીખવાડવાનું પણ ચાલુ કર્યું. આજે એ જ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. કિસાન પાઠશાળા, ખેડૂતોની શાળા. શીખો ને શીખાવો. જો તમારી પાસે બેસ્ટ છે, શીખવા માટે તૈયાર, આપણી પાસે જે છે શીખવા માટે તૈયાર, એ રીતે આયોજન છે. બલરામભાઈ મધ્યપ્રદેશ ગઢવાડીના રહેવાસી છે. ત્યાં ખેતી કરતા શીખતા આજે ડૉક્ટરની એમને 3 યુનિવર્સિટી ઉપાધિ આપી છે. ઘણું ભણ્યા નથી છતાં પણ આજે અનુભવના આધારે એમને ડૉક્ટરની ઉપાધિ આપવામાં આવી છે. આપણે ખેડૂતો પણ જે તરફ જઈ શકીએ. આજે બલરામભાઈને આપણે બધા સંપર્કશું શાંતિને કે કઈ રીતે આપણને कुछ मित्र मुझे जानते हैं, कुछ नए चेहरे हैं. जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा परिचय काका जी ने दिया है, कुछ ब्रदर ने दिया है. आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? आप जानते हैं क्या? केला सब लगा रहे हैं. आपके पास मैसेज गया होगा कहीं केला मंडली से, केले के विषय में चर्चा होने वाली है. सुबह हम केला मंडली के बोर्ड मीटिंग के साथ एक चर्चा करी, हम बैठे. कुछ चलते चलते गड़बड़ियाँ हो रही है किसान के हित में, जिस पर केला मंडली किसान पाठशाला ग्रुप के साथ जुड़ करके कुछ मंथन कर रहे हैं कि और कामरेज मंडली में क्या बेस्ट किया जा सके. इस विषय में हम दिन में एक बार बैठक कर चुके हैं ग्रुप के साथ. अभी हम फार्मरों के साथ कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली शुरुआत अगर मैं करूं कि आप लोगों की क्या समस्या है केले की खेती करने में और उसको बेच करके पैसा जेब में आने में. ये 2 ही विषय है ना. खेती करने में क्या समस्या और जो खेती कर लिया, अच्छा प्रोडक्शन कर लिया, उसको बेचने में कोई समस्या है क्या? अगर ये 2 विषय के कुछ प्रश्न हैं तो पहले वो बताइए, फिर उसके साथ पैरेलल मेरी बातें मैं आप तक पहुंचा दूँगा. कुछ समस्या है फार्मिंग में आप लोगों को खेती करने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. थर्ड पट्टा होता है. सॉरी, थर्ड पट्टा है और वही जो किसी का तो कामीन 2 ही है. थर्ड फट जाता है. पनामा बेल्ट कहीं पनामा किसी बेल्ट. खेत में एंट्री कर रही है, उसका दूसरा कंट्रोल सिगरेट होकर ज़्यादा आ रहा है. 2 मेन समस्या है. और खेती में क्या समस्या आ रही है? आप नहीं बता रहे हो मतलब खेती आपकी स्मूथ चल रही है. बट ये जो क्वेश्चन है ना पनामा बेल्ट, इस चीज़ को लेकर के अगर हम समझेंगे तो बिहार से केला गायब हो गया है. अब बिहार में केला होता नहीं. लगभग कहीं कुछ जगहों पर जहाँ हजारों एकड़ में होता था वहाँ 5-10 एकड़ में केला हो रहा है. ये परिस्थिति बिहार की है पनामा बेल्ट आने से. मैं पहले भी कामरेज के कुछ प्लाटों पर जा कर के मैंने फील्ड विजिट किया है. आज फिर मुझे ब्रदर 2 प्लाट पर लेकर के गए थे. जो यहाँ की परिस्थिति है, केला और गन्ना साल भर पानी खाने वाली फसल है. साल भर पानी हम उसको देते हैं. और मैंने जो फील्ड देखी, डबल ड्रिप
7x5 पर केला, मैक्सिमम सभी के पास यही है। नहीं 7, 6, 7 हाँ, दूसरा और कौन सा पैटर्न है? 6x6। उसमें सिंगल ड्रिप है या डबल ड्रिप है? सिंगल भी है, डबल भी है। कुछ सिंगल है, कुछ डबल है। 6x6 या 7x5, मैक्सिमम डबल ड्रिप है, कुछ सिंगल ड्रिप है। हमारे पास ज्ञान आता है, जो केला खरीदार है, एक्सपोर्टर, वो किसी इकोनॉमिस्ट को लेकर आता है, वहाँ से ज्ञान आता है। हम किसानों के पास कहाँ से ज्ञान आता है केला कहाँ से है? हम जिस व्यापारी को माल दे रहे हैं, कामरेज मंडली की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में अलग अलग ज्ञान आता है। पूरे भारत में केवल पौधा बेचने जाता है वो ज्ञान देता है, या खाद बेचने जाता है वो ज्ञान देता है। कामरेज मंडली में एक सूत्र अलग है। यहाँ पर हम व्यापारियों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर सही जा रहा हूँ तो आप बताइएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी आते हैं, वो अपने साथ में भी एग्रोनॉमिस्ट लाते हैं कि उनकी गाइडलाइन पर, उनके मापदंड पर फ्रूट केयर का आप माल बनाकर दोगे तो यहाँ से माल बिकेगा, बराबर। अभी बड़ी विडंबना आने वाली है, आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी, आगे भी कहीं कहीं आ रही है। केवल बर्ड इंजेक्शन करना, पंजे कम करना और पन्नी पहनाना बीआई नहीं होता है, मतलब फ्रूट केयर नहीं होता है, मैं बीआई बोल रहा हूँ। आने वाले समय में काफ़ी सारी डिमांड आ रही है। अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 रुपये से 28 रुपये का केला 10 दिन में हो जाता है, और जो 28 रुपये में केला बिक रहा है वो वापस 7 रुपये में अगले 10 दिन में आ जाता है। कितना बड़ा उतार चढ़ाव है। जैसे 28 रुपये होता है, केले की बुकिंग है टिश्यू कल्चर कंपनियों के पास धड़ल्ले से जाती है, और 7 से 8 रुपये में आया तो बुकिंग कैंसिल करता है। वो जो पीरियड जो रहता है, अभी जैसे जस्ट मैं बात बतला रहा हूँ कि अभी 20-22 रुपये किलो तक बिका, 3 दिन से रेट कम होना चालू हो गया, 300 टूटा, 200 टूटा, 500 टूट गया। 20-22 से आज की कंडीशन राजपीपला में 12.5 रुपये में भी गाड़ी कट रही है। सुबह हम जब अभी गए थे, मैंने जो राजपीपला में बात करी, तो 12.5 से 15 रुपये में आज की गाड़ियाँ राजपीपला में कट रही है। शायद आपके यहाँ पर भी कुछ न कुछ ऐसा ही होगा, पर आज यहाँ पर माल नहीं होगा ना आपके यहाँ पर? कम है, बहुत कम है, नहीं के बराबर। 50 सेंट। थोड़ा सा आप लोग मेरे से फेमिलियर नहीं हो, अभी इसके अनजान तरीके से देख रहे हो। कौन आगे नहीं बातें क्वेश्चन आंसर लेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। मैं ही आपको बतला देता हूँ आपकी क्वेश्चन क्या है। आपके प्रश्न है खर्चा बहुत हो रहा है, आपके प्रश्न है पनामा विल्ट आ रही है, आपके प्रश्न है सिगाटोका आता है खेत से जाता नहीं है, आपके प्रश्न है हर बार केला रोप खरीद के लगाना पड़ता है, एक बार लगा करके रटून और थर्ड बिकता नहीं है, पैसा कम मिलता है। आपके प्रश्न है ऑफ टाइम में हम केला लगाएंगे तो उत्पादन कम आता है, जो मैंने अभी ब्रदर ने बताया था, हमने बाद में बात करी थी। हम लगा रहे हैं 15 मई से 15 जुलाई, 30 जुलाई, 30 जुलाई के बीच में। हम मैं बोल रहा हूँ, मतलब हम सबकी बात कर रहा हूँ कामरेज की, अगर आगे पीछे जाऊँ तो बतलाना। कामरेज मंडली के सदस्य केला लगाते हैं 15 मई से 15 जुलाई। तो पूरे भारत में ये 60 दिन में तो हर कोई केला लगा रहा है। आपने नया क्या किया? हमारे पास समस्या आने वाली कामरेज मंडली में आगे, केला अच्छे रेट में बेचेंगे कहाँ? कामरेज मंडली जानी जाती है पूरे गुजरात में रेट ओपन करने के लिए, और कामरेज मंडली के पास अभी समस्या है कि आगे हम अच्छे व्यापारी और ढूंढें और अच्छे रेट में केला बेचें। इसके लिए अच्छे व्यापारियों की लाइन 75 है। मैं खुद 60 व्यापारी की लिस्ट आपको दे दूंगा अभी यहाँ से निकलने के पहले। बट एक व्यापारी की डिमांड क्या होगी? 60 में से 59 को छोड़ दो, एक की डिमांड क्या होगी? मुझे 365 दिन केला दोगे क्या? एक ही प्रश्न का हमारे पास जवाब नहीं आएगा हम फार्मरों के पास। मैंने वो बात जब रखी तो ब्रदर ने बताया कि हम अगर ऑफ सीजन में लगाते हैं तो वज़न कम आता है। आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया ऑफ सीजन में केला लगा कर? किसने लगाया? 1 2 3। क्या वज़न आया आपके यहाँ? कौन से महीने में लगाया था? फरवरी, फर्स्ट फरवरी, फर्स्ट मार्च। ओके, तीसरे महीने में लगाया था। कटिंग कब आई और उत्पादन क्या आया? दिसंबर में चालू हुआ था कटिंग। दिसंबर, हार्वेस्टिंग दिसंबर में स्टार्ट हुआ। मार्च में लगाया, दिसंबर में हार्वेस्टिंग आ गया। ओके, 18 की एवरेज आई। 18 की एवरेज। तो
ये तो समझ लो कि आप 10 महीने में बाहर हो गए, ऐसे ही ना? 10 महीने में ग्राफ क्या लिया था? लाइन से लाइन, पौधे से पूरा 7-5। ओके, जब हम ऑफ सीजन में जाते हैं, मैं एक एक बातों को कनेक्ट करूँगा और लास्ट में मैं जो कहना चाहूँगा उस पर भी आऊँगा। मैं ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं कि अगर हम मई और जुलाई अगस्त को छोड़ करके अनदर टाइम में केला लगाएं तो उत्पादन कम आता है, इसलिए हम जाते नहीं। केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर, तो अच्छा उत्पादन देगा। आप जहाँ रहते हो सूरत कामरेज, यहाँ से समुद्र तल ज़्यादा दूर नहीं है, चूँकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, इनसे आप ठीक जगह पर हो। क्लाइमेटिक जोन में शायद 40 डिग्री के ऊपर ज़्यादा जाता नहीं होगा, कभी कभी 42 होता होगा, कभी कभी, क्योंकि समुद्र की हवाएं, कम हवाएं यहाँ नज़दीक मिलती है। इस जगह पर अगर हम 20 किलो नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पास जो गाइडलाइन आ रही है उसमें फेरबदल करना चाहिए, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त ये तो मौसम के सपोर्ट का है। इसमें तो आप गठान जाके लगा दो, ऐसे ही 15 किलो पक जाएगा, कुछ मत डालो, और केवल महीने में एक बार गुड़, गोबर, गोमूत्र कर दो। जून, जुलाई, अगस्त ये तो मौसम के सपोर्ट में प्रक्रिया में चलेगा। फिर हमने रॉकेट साइंस 15 किलो जब ऑटोमेटिक पक सकता है, हमने उसका 20 किलो पका लिया जुलाई में लगा कर, और हम मार्च में लगा रहे हैं और हमारा 17 किलो आ रहा है। मतलब हमारे पास जो ज्ञान आ रहा है उसको हमें कुरेदना पड़ेगा, कहाँ से आ रहा है और ये हमें आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है। एक्चुअल में केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर, हमें क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। जब मार्च में प्लांटेशन कर रहे हैं तो हीट होने के कारण वह पत्ते जल्दी जल्दी दे देता है। केला हम जिस टिश्यू कल्चर कंपनी से ले रहे हैं वो कितनी साइकिल का है उस पर भी मायने रखता है। केले का पौधा 50 पत्ते के बाद 51 नंबर पे फल देता है। जो आपने मार्च से दिसंबर बताया ना, एक्चुअली ये कटना था फरवरी मार्च में, आपका दिसंबर में कटा। उत्पादन कम आना ही है क्योंकि वो ज़्यादा साइकिल का पौधा जल्दी फ्लावरिंग देगा। साइकिल मतलब समझते हैं आप? बोतल के अंदर पौधा तैयार किया जाता है लैब में, और वो ट्यूबलाइट के नीचे कृत्रिम वातावरण में 28 दिन में क्लम्प देता है, उसको कट किया जाता है। 28 दिन में एक बोतल से 3 बोतल, मतलब एक पौधे का 3 पौधा बनता है। ये एक साइकिल। ऐसे टिश्यू कल्चर कंपनियों को गवर्नमेंट डीबीटी अप्रूवल जो होती है उनको नॉर्म्स आता है कि 8 साइकिल से ज़्यादा नहीं लेना है। 8 बार मल्टी कर सकते हैं। 8 बार मल्टी करने पे हर मल्टी में 1 से 2 पत्ते निकलते हैं। 8 बार मल्टी करने में मिनिमम 8 से 12 पत्ते का पौधा आपका बोतल के अंदर रेडी हो गया। उसकी उम्र जब बोतल से प्राइमरी में लगता है, 104 की ट्रे में छोटा पौधा लगता है, उसकी उम्र बोतल के अंदर लगभग 12 से 13 पत्ते की हो चुकी है। प्राइमरी में 3 पत्ते आएंगे, सेकेंडरी हार्डनिंग जब करेंगे बड़ी ट्रे में रखेंगे उसमें 3 पत्ते आएंगे। टोटल आपके पौधे की उम्र हो गई है 15 से 18 पत्ते की। अब ये 18 पत्ते वाला पौधा आपके खेत में आया तो 50 में से 18 पत्ते माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 30 से 32। इसलिए हमें 7 महीने के बाद फ्लावर मिलता है। जो अच्छा प्लांट चलता है खेत में न तेजी से न धीमे, वो 1 महीने में 5 पत्ते देता है। 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ती है, और एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी 5 इंच की रहनी चाहिए। जैसे पत्ता निकलता है कि एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी 5 इंच की रहनी चाहिए। अगर 5 इंच से दूरी कम है तो जो आपका निंगल निकल के आएगा उसमें पंजे की दूरी कम हो जाएगी, तो आपका वादा शॉर्ट होगा। जब आपने मार्च में पौधा लगाया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फ्लावरिंग आ गई होगी। उसके पहले सितंबर, अक्टूबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पत्ते फटाफट आने से, टेम्परेचर मिलने से और साइकिल वेरिएशन होने से, पत्ते जल्दी आने से आपका कटिंग ऑलरेडी दिसंबर में हो गया। वरना वो कटिंग अगर फरवरी मार्च में होता तो ठंड में जैसा ही पौधा रुकेगा वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। उम्र पौधा ज़्यादा लेगा तो अंदर से जो भ्रूण खसक के आएगा और बाहर निंगल निकालेगा उसमें वजन ज़्यादा आएगा।
अब मार्च अप्रैल में हमारे पास टेम्परेचर 35 से 40-41 तो रहता ही है। मई लास्ट 9 तपा, 25 मई से 15 जून वो हाई टेम्परेचर का टाइम जाता है। उस समय पत्ते जल्दी जल्दी आएंगे या पौधा अगर हिट खा गया तो अपना डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कृत्रिम वातावरण से घूमते हुए आया है। तो ऑफ सीजन में कम साइकिल का पौधा चाहिए, पहली बात, उत्पादन ज़्यादा लेना हो तो। दूसरा, जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो बाउंड्री पर गन्ना घास और खेत के अंदर पौधा जहाँ लगाएंगे उससे 1.5 फीट पर सन, दक्षिण और पश्चिम दिशा में पौधा जहाँ लगा है उसके 1.5 फीट एल बना हुआ होना चाहिए सनहेम का, ताकि पौधे को टेम्परेचर इफेक्ट ना आए। और जो 2 पौधे हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जितनी भी हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, बीच में 3 से 4 मक्का के दाने, ऑफ सीजन का केला अगर लगा रहे हो, इस विधि को कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। जब आपका पौधा 1 महीने का होगा तो मक्का निकल के पौधे से ऊपर हो जाएगी, लेकिन पौधा लगा है आपका यहाँ पर और मक्का लगी है पौधे से 3 फीट दूर बीच में। पौधे से पौधा अगर 6 है तो आपने बीच में 4 दाने मात्र लगाए। अगर पौधे से पौधा 5 है तो आपने पौधे से 2.5 फीट दूर 4 दाने लगाए। तो जब पौधे की हाइट 1-2 पत्ते देना चालू होगा, जब तक मक्का आएगी, पौधा तीसरा चौथा पत्ता देगा जब तक मक्का हाइट पे आ जाएगी। जब मई लास्ट थोड़ी गर्म हवा चलती है तो मक्का के संपर्क में आकर ये हवा ऊपर उड़ती है और हमारा पौधा रहता है नीचे। तो ये होता है क्लाइमेट कंट्रोल विधि। बाहर कुछ भी क्लाइमेट हो, खेत के अंदर आपको 30 से 32 डिग्री मिलेगा और गर्म हवाएं नीचे पौधे के तने को नहीं लगेगी, तो इसका डीएनए स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं होगा और यह नॉर्मल जैसे जून जुलाई अगस्त में पैदावार देता, ऐसे ही मार्च अप्रैल मई में पैदावार देगा। सैकड़ों प्लॉट मेरे पास है। हम इस प्रोग्राम को क्लाइमेट कंट्रोल विधि कहते हैं। दूसरा, हम इसमें एड ऑन करते हैं 70-30 खेती, 70-30 फार्मिंग। ये 2 चीज़ों को एड ऑन करेंगे। तीसरा, हमारे खेत का पीएच क्या है, कार्बन परसेंटेज क्या है, उसके मुताबिक अगर हम फर्टिगेशन शेड्यूल बनाएंगे तो जो उत्पादन हम जून में लगा करके ले रहे हैं, जुलाई में लगा करके ले रहे हैं, वो साल भर में आप किसी भी महीने में लगाएंगे तो आपको वही उत्पादन निकल के आएगा। समझ में आया ऑफ सीजन का सॉल्यूशन? तो मैं वापस आता हूँ जो हमारे कामराज मंडली की समस्या है। आने वाले समय में हम अच्छे रेट में केला बेचेंगे से हर तीसरे से 5वें साल हमें यहाँ पर अच्छा व्यापारी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी को चाहिए 365 दिन का केला, व्यापारी को चाहिए लंबी चाल का केला। हमारे यहाँ पर कंटिन्यू एक ही फसल बार बार एक ही खेत में लगने से फंगल जैसी डिसीज आना चालू हो चुकी है, जो एक बड़ा रूप ले सकती है पनामा विल्ट। आप ऑलरेडी सक्षम हैं, कई सारी दवाइयाँ डाल चुके हैं, पर वो लाइलाज बीमारी है। उसका इलाज होगा ग्राउंड को रिपेयर करने पर। खेती जो मैंने हम आपकी देखी है वह सिंगल ड्रिप पैटर्न है या डबल ड्रिप पैटर्न है, लेकिन सिंगल बेड पैटर्न है, ये फिक्स है। किसी के यहाँ डबल ड्रिप है, किसी के यहाँ सिंगल ड्रिप है, लेकिन सिंगल बेड सबके यहाँ है, राइस बेड। बराबर बता रहा हूँ, 6x6 पर है तब भी राइस बेड है, दोनों तरफ नाली है, चपटा बेड है। डबल ड्रिप है तब भी राइस बेड है। हमारी ज़मीन जो कामरेज की मैं विजिट करके आया हूँ, आप खुद अपने खेतों में जाकर देखिए। अभी इस मौसम में मिट्टी को हाथ में उठाइए और ऐसे रगड़िए, ऐसे टाइट अंगूठे से प्रेस करके रगड़ना है। फिर इस अंगूठे को देखना है कि अगर धूप है तो ये चमचम कर रहा है क्या, वरना ऐसे लाइट में देखना है, शाइन मार रहा है, एकदम चिकना है, मतलब पीएच अच्छा खासा बढ़ चुका है। मिट्टी उठा करके ऐसे दबाकर प्रेस करके देखना है। हम लैब टेस्ट करने के लिए तो भेजेंगे, खुद टेस्टिंग सीख जाए थोड़ा सा। उसके बाद इसको सूखने दे, अंगूठे पर मिट्टी को सूखने दे। वो पीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, किसी के भी खेत की हो, टेस्टिंग है कि हमारी मिट्टी में और हमें रिपेयर करना है या ठीक है। अंगूठे को सूखने दे, उसको ऐसे खिरा कर देखें जल्दी निकल रहा है या चिपका हुआ है, तो आपको चिपका हुआ मिलेगा। जब
नल के सामने जाकर के धोएंगे तो वो ऐसे थोड़ा कष्ट लगेगा हमें, उसके जो ये फिंगर की लाइनें हैं ना, इन लाइनों में चिपका हुआ मिलेगा। इसका मतलब है अति पीएच है, ज़्यादा पीएच है और बैक्टीरियल कॉलोनी डिस्टर्ब हो चुकी है, वो सरफेक्टेंट को तोड़ नहीं पा रही है। मैंने आपके यहाँ उठाकर देखा, क्योंकि आपको टेस्ट कराया वो इसलिए कराया था। मैक्सिमम कवरेज की भूमि में ये कंडीशन मिलेगी शायद। आप लोग टेस्ट कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, भेजिएगा मुझे। तो अगर ये परिस्थिति है तो हमारे यहाँ फंगल डिसीज जैसी बीमारियाँ निरंतर आएगी। अब उसका इलाज क्या है? गन्ना है, साल भर पानी देना पड़ेगा। केला लगा रहे हैं, साल भर पानी देना पड़ेगा। तो हम फसल तो बदल नहीं सकते, इलाज ढूंढना है। उसका एक ही इलाज है, 70-30 फार्मिंग। 70-30 खेती हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी। यह एक टेक्नोलॉजी है, एक सूत्र है 70-30 खेती। हम केले की खेती कर रहे हैं तो उसमें 70% जगह ऐसी रखें जो हमारे पौधे के लिए रिजर्व हो, 30% जगह ऐसी रखें जो एरिएशन के लिए हो, अंदर बाहर हवा आए जाए, हम खेत में चल फिर कर सकें और हम खेत में काम कर सकें। 30% हमारे लिए, जो खेडूत है उसके लिए खेत की जगह चाहिए, 70% उस पौधे के लिए जगह चाहिए जो पौधा हमने लगाया। वो सिंपल वे में बनता है। अभी मैं आप वाली खेती में आता हूँ। जब हम डबल ड्रिप करते हैं, 7x5 पर पौधा लगाते हैं, डबल ड्रिप करते हैं, तो एक समय के बाद हमें पत्ती साफ करना है, पिल काटना है, खेत में अंदर बाहर घूमना है। तो हर नाली में हमारा पैर रखा जा रहा है। पौधा छोटा है तो हम इधर से उधर भी पैर रख कर जाते हैं, सीधे चलने की बजाय क्रॉस भी होते हैं। तो जब नमी वाली जगह में हम 50 किलो का वजन रखते हैं तो पुश होती है और ये चिकटपन वाली मिट्टी जल्दी पुश होती है। और ये चिकटपन से पुश क्यों हो रही है? क्योंकि हम जितना फास्फोरस इसमें एड ऑन कर रहे हैं उसमें से मात्र 20% ही लगता है, 80% फिक्सेशन में जाता है। और काली जमीन में फास्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर फिक्स होता है, मैग्नीशियम को लेकर फिक्स होता है और बैक्टीरियल कॉलोनी को पनपने नहीं देता है जब फास्फोरस फिक्स होता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण की अगर मैं बात करूं, आपने पिछले साल अपने 1 एकड़ में कितना फास्फोरस डाला? डीएपी कितना डाला? ऑर्गेनिक। गलत आदमी को पूछा, मतलब ये मेरी लाइन में है। आपने कितना डाला 1 एकड़ में? 2 बैग डीएपी। और फास्फोरस से रिलेटेड कौन सी चीज? 1261 फास्फोरिक एसिड, 123216 एसएसपी, 1261 कितना? 10-26-26 कितना? 1 बैग, 2 बैग डीएपी। और कौन सी फसल थी? केला। केले में 3 बोरी डाला 1 साल भर में। बहुत कम खाद है, इनसे सीखना पड़ेगा। आप लोग 3 बैग में 1 एकड़ का केला पका लेते हो? अदर कोई अगर पका रहा हो, 3 बोरी खाद फास्फोरस का 1 एकड़ का केला। अच्छा बीघा, सॉरी अभी मुझे समझ में आया। जब भी मैं कहूँ ये जाएगा 5 बैग पे एकड़ पे, अगर हम यस, जब भी मैं सोच रहा था कंफ्यूजन का बीघा, 1 बीघा 26,700 स्क्वायर फीट में आपने 3 बोरी खाद डाला, ठीक है। अब जो 3 बोरी खाद डाला, अगर मैं डीएपी की बात करूं तो 18-46-0, तो 2 बोरी डीएपी में 46 केजी फास्फोरस गया। 100 किलो डीएपी डाला, उसमें 46 केजी फास्फोरस गया, तो बाकी का बचा हुआ 54 केजी, एक तो वो पहले फिक्सेशन में जाएगा क्योंकि उसमें 18% नाइट्रोजन है, वो लीच होगा, लगेगा या उड़ेगा। अभी जो उसमें बचा 54 के बाद 18 को माइनस करेंगे हम तो 36, हाँ 36 किलो। तो पहली लाट हमारे पास जो आई है, जो हमारी ज़मीन को फिक्स कर रही है। दूसरा जो 46 किलो है उसका 20% मात्र लगेगा। 46 किलो का 20% 9 किलो 200 ग्राम। बाकी का कितना बचा? वो गया फिक्सेशन में 80%। अब 9 किलो 200 ग्राम कब लगेगा? कंडीशन अप्लाई। बीमा करवाते हैं ना मोटरसाइकिल कार का, नीचे छोटी छोटी लाइनें लिखी होती है, स्टार बना हुआ रहता है, कंडीशन अप्लाई। इस कंडीशन पे आपका एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी का बीमा देंगे, वरना नहीं देंगे।
तो कंडीशन अप्लाई, आपके खेत में 6.5 pH होना चाहिए जमीन का, कार्बन परसेंट 1 से ऊपर होना चाहिए। और जब पानी हमने चलाया और जमीन का और पानी का मेल होता है, वो जो कीचड़ बनता है, उस समय जड़ उस कीचड़ में जहाँ पर है, उस समय का TDS 150 से 250, pH 6.5 और उस जगह का कार्बन परसेंट 1 से ऊपर होगा तो 20% अपटेक होगा, वरना वो 9 किलो 200 ग्राम भी अपटेक नहीं होगा। अभी आप अपने आप को कनेक्ट करो कि हम जून जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो 20-22 किलो का वजन लेते हैं, तो हम कोई रॉकेट साइंस ज़्यादा उत्पादन नहीं ले रहे हैं, अंदाज पंचे दामोदर पक रहा है। समझ में आ रहा है? हम मार्च अप्रैल मई में जा रहे हैं तो हमसे उत्पादन नहीं आ रहा है, मतलब हमारी जमीन एक तो सपोर्ट नहीं कर रही है। हम जो फर्टिगेशन दे रहे हैं वो जितना दे रहे हैं उल्टा उतना फिक्सेशन में जा रहा है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक ही सॉल्यूशन, 70-30 फार्मिंग। मैं आपके साथ में पहले खेत में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं उस पर आना पड़ेगा कि ये जो हमने 2 गोनी DAP डाला, 46% पूरा कैसे लगे, तो हमारा फर्टिलाइजर कम होगा या फिर उसी फर्टिलाइजर में हम आउटपुट ज़्यादा ले पाएंगे। जो 2 बोरी DAP डाला 100 किलो, उसमें से 46 किलो गया, वो पूरा का पूरा पौधा कैसे उठाए? उसके लिए आपके खेत में कंटिन्यूस बैक्टीरियल कॉलोनी होनी चाहिए। उसमें हम जितना खेड़खाड़ करते हैं उतनी केटेनायन कैपेसिटी चेंज होती है, CEC बदल जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेंज होती है। जितना खेड़खाड़ करते हैं उतनी एक इकोसिस्टम पृथ्वी के ऊपर है वो गड़बड़ाता है। उससे जो हम फर्टिगेशन डाल रहे हैं वो फिक्सेशन में और ज़्यादा जल्दी जाता है। छोटा सा एक क्लू देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। पूरी पृथ्वी पर 1.5 फीट की लेयर है ऊपर और 1.5 फीट की लेयर है नीचे, एक बैक्टीरियल कॉलोनी की, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम। पूरे वायुमंडल में पूरी पृथ्वी पर 1.5 फीट की एक लेयर है ऊपर, 1.5 फीट की नीचे। आपको पता है हम खटिया पर क्यों सोते हैं? क्योंकि 3 बजे रात को जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सब नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं, हवा कम पड़ती है तो हम सब मुंह खोलकर सांस लेते हैं। अगर नीचे सोएंगे तो वो बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर जाएंगे और हमारी तबीयत खराब होगी। इसलिए हम 1.5 फीट की खटिया पे सोते हैं। आज भी पुराने घरों में माएँ जो दाल बनती है उसको छीके पर टांगती है, सब्जी बनती उसको छीके पर टांगती। नीचे अगर दाल रखी, चूल्हे चौके में नीचे रखी तो वो खराब हो जाएगी दिन भर। अगर आप मटन मार्केट में जाओगे तो जो मीट कटा हुआ है वो नीचे नहीं रखते, वो टांग कर रखते हैं। वो टांग के रखते दिखाने के लिए नहीं, नीचे रखेंगे तो सड़न चालू हो जाएगा उसका। क्योंकि 1.5 फीट ऊपर ये 1.5 फीट की लेयर एक बैक्टीरियल कॉलोनी की है, ऐसे ही 1.5 फीट लेयर मिट्टी के नीचे है बैक्टीरियल कॉलोनी। तो जब हम बार बार खेड़खाड़ करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो ये जो 1.5 फीट की लेयर है इसका इकोसिस्टम क्रैश हो गया। हमने ये बिल्डिंग बनाया, एक एवेंजर आया उधर से हाथ घुमाकर चले गए, दूसरा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है उनके लिए हम एवेंजर है, हम कल्टीवेटर लाते हैं, चारा ना हो इसके लिए हम कल्टीवेटर चला देते हैं, बखर चला देते हैं। वो हमारी मजबूरी है, हमें चलाना पड़ेगा। लेकिन उससे हमारे पौधों की जड़ों की कक्षा में जो बैक्टीरियल कॉलोनी होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ तक हमारा ध्यान पहुँचा नहीं। इसके लिए करें क्या? कल्टीवेटर तो चलाना ही पड़ेगा, वरना नींद ही उड़ेगी। हम कितनी करेंगे, लेबर है नहीं, और कल्टीवेटर नहीं चलाएंगे तो बैक्टीरियल कॉलोनी बचेगी। ये बहुत बड़ा द्वंद्व है। इसके लिए चाहिए 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। मैं बार बार वहाँ पर क्यों ला रहा हूँ कि जो हम प्रक्रिया, जिन प्रक्रियाओं से खेती कर रहे हैं, पहले वो आप समझो, उसमें सुधार की आवश्यकता है क्या। मैं जो बता रहा हूँ इन सब चीज़ों में है सुधार की आवश्यकता, बट विकल्प नहीं, हम तक वो पहुँचा नहीं है सुधार। हमारे पास सुधार कैसा पहुँचता है? सीगा टोका आ गया तो ये दवाई अच्छी निकाली है, इसका स्प्रे करें।
थ्रिप्स आ गई है तो ये दवाई अच्छी, इसका स्प्रे करो। ऐसे इलाज है ना हमारे पास, काउंटर पे जाने का, जेब में पैसा बचना नहीं चाहिए, ये सारे इलाज है हमारे पास। 70-30 फार्मिंग एकमात्र विकल्प है आपके पनामा विल्ट का, सिगाटोका का, बैक्टीरियल कॉलोनी को बचाने का। और जितना डीएपी पोटास हम डाल रहे हैं उसको पूरा का पूरा पौधा अपटेक करे उसका, और हर महीने हम जो प्लांटेशन करें उसमें लगभग एक जैसा उत्पादन आए उसका। 70-30 फार्मिंग है क्या? फसल केला हो या गन्ना हो, कुछ भी हो, एक जगह सूखी रहना चाहिए, एक जगह गीली रहना चाहिए। एक जगह जो सूखी है वो साल भर सूखी रहे, उसमें खेत में हम जा कर के काम करें तो उस पर चल फिर करें। जिस जगह पर हम पानी दे रहे हैं उस जगह पर हम हमारा पुश ना करें, वजन ना डालें। वजन अगर डलता है तो पहले ही कॉम्पैक्ट है, फिर दबती जाती है। कई सारे बुद्धिजीवियों ने ट्रैक्टर को बोला है ब्रह्म राक्षस। खेत में जाता है, वो वजन देता है, जमीन टाइट होती है, पहले ही वो कॉम्पैक्ट है और कॉम्पैक्ट होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अप्रैल मई में जब पलटी पलाव करते हैं, किया पलटी पलाव यहाँ पर खेतों, काली मिट्टी वाला कौन है? पलटी पलाव करने के बाद 10 दिन के बाद खेत में जाएंगे, और खेत में जाने के बाद जो ढेपे रहेंगे, जिस दिन पलटी पलाव किया, हमारी ज़मीन स्वस्थ है या नहीं है वो बतला रहा हूँ। जिस दिन पलटी पलाव किया तो जो साधारण ज़मीन है और उसके पास पलटी पलाव किया तो थोड़ी सी हाइट बढ़ी हुई दिखती है, वो ढेपे निकल के बाहर आ जाते हैं, हवा रहती है तो हाइट बढ़ी हुई दिखती है। आज हमने पलटी पलाव किया, 10 दिन बाद खेत में जाएंगे, वो जितनी हाइट बढ़ी हुई थी उससे नीचे बैठी या उतनी ही है, थोड़ी सी बैठती है। इसको नापने का एक सूत्र है, कहीं हमें लैब टेस्टिंग के लिए जाना नहीं। पलटी पलाव किया हमने, उदाहरण के लिए वो 6 इंच की हाइट बढ़ गई, जिस दिन पलटी पलाव किया उसको नाप लो टेप से कितने सेंटीमीटर बढ़ा। 10 दिन बाद जाएंगे वो कितना बैठा। अगर वो 50% बैठ गया तो आपकी ज़मीन स्वस्थ है। अगर वो 25% बैठा तो कहीं तकलीफ है, अगर वो हिला भी नहीं तो बहुत तकलीफ है, बैठा ही नहीं तो बहुत तकलीफ है। एक सूत्र। दूसरा सूत्र, 10 दिन बाद जाएंगे खेत में, जूते पहन के जाना है, जूते निकालना नहीं। खेत में जाएंगे, अगर पैर रखने में तकलीफ हो रही है, वो ढेपे फिसल नहीं रहे हैं, हमें पैर से हटाना पड़ रहा है तो तकलीफ है। थोड़ा अंदर जा कर के एक आध ढेपे को किक मारना है जूते पहन के, क्योंकि पीएच ज़्यादा होगा तो पैर फट जाएगा। उसको ढेपे को किक मारना है। अगर वो ढेपा फूट गया मतलब ज़मीन स्वस्थ है। 10 दिन बाद पलटी पलाव करने वाला ढेपा फूट गया एक किक में, नॉर्मल किक में, तो ज़मीन स्वस्थ है। अगर फूटा नहीं, हमारा पैर वापस आया तो ज़मीन में सुधार की बहुत आवश्यकता है, बिगड़ रही है। अगर हमें किक मारने से पहले सोचना पड़ रहा है कि ढेपा कड़क दिख रहा है, मारूं या नहीं मारूं, पैर में चोट तो नहीं लगे, मतलब मारना मत, ज़मीन बहुत बिगड़ चुकी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? केले की खेती का उत्पादन लेना है, लेकिन काम करना पड़ेगा डीएनए पर, नीचे धरती माँ के पास काम करना पड़ेगा। इलाज एकमात्र है 70-30 खेती। मैं 2006 से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। पूरे भारत में हर तरह की फसलों पर हमने ये पैटर्न लिया है, और मेरी खुद की केले की खेती जितनी होती है सबकी सब 70-30 फार्मिंग की होती है। वो करें कैसे? आप जो भी ग्राफ ले रहे हो उस ग्राफ में इसको किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो ग्राफ ले रहे हो, जो मैंने फील्ड घूम कर देखा है, मुझे लगा वो गड़बड़ ग्राफ है। आपने कैसे एडॉप्ट किया अभी आपके मुंह से मैं पहले सुनना चाहूँगा, फिर 70-30 पे आता हूँ। मैंने मैक्सिमम देखा 6x6, कुछ लोगों के यहाँ मैक्सिमम देखा 7x5 आपके क्षेत्र में। तो 7x5 ग्राफ आपने क्यों एडॉप्ट किया? आपको उससे क्या संतुष्टि है? हाइट जाती है तो ये अच्छा है। नहीं, आप लोग 7x5 ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा है, कारण समझना का क्यों, उस ग्राफ पर क्यों गए? टकराता नहीं है। एक कि हम वजन लेकर जब निकलेंगे तो एक केला दूसरे केले से टकराएगा नहीं। और क्या कारण है? हाँ, सनलाइट जमीन तक जाएगा, 7 फीट होगा तो ये चौड़ा 7 फीट होगा तो जमीन तक जाएगा।
तक रहेगा, दूसरा सनलाइट जमीन तक जाएगा, और तीसरा सॉरी मैक्सिमम एरिया में मैक्सिमम पौधे आएगा, पौधा ज़्यादा आएगा। पौधा ज़्यादा आएगा। ओके, 3 और ट्रैक्टर चलाने में अच्छा रहेगा। ट्रैक्टर चलाने में अच्छा रहेगा। 4 एक्चुअली ना मैं बतलाता हूँ क्यों आप 7x5 ले रहे हो। 7 फीट का डिस्टेंस रहेगा तो उसका फर का चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, जरा पट्टे का विकास ज़्यादा होगा। अच्छा, जो थड़ की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, पट्टा भी थोड़ा आपका ब्रॉड देके आएगा, ब्रॉड आएगा। ये भी सही जवाब है इनका, कुछ हद तक, पूर्ण नहीं, कुछ हद तक। एक्चुअली ना हम किसानों को पता ही नहीं कि हमने ये एडॉप्ट किया तो क्यों किया। मैं बतलाता हूँ आप लोगों ने 7x5 क्यों एडॉप्ट किया। हमें ज्ञान देने वालों की संख्या कितनी पता है? टिश्यू कल्चर कंपनी और प्रोडक्ट बेचने वाले, इन दोनों के अलावा किसी से ज्ञान आता है आपके पास केला उगाने के लिए? हाँ, ये दोनों एग्रोनॉमिस्ट ही है। पौधे की जो कंपनी चलाता है उसने एग्रोनॉमिस्ट हायर कर रखे हैं, और जो फर्टिलाइजर, खाद, बीज, दवाई, डब्बियाँ बेचता है या तो वो खुद एग्रोनॉमिस्ट है या उन्होंने एग्रोनॉमिस्ट हायर कर रखे हैं। ये 2 के अलावा तीसरा ज्ञान आता है? नहीं। आप लोगों को पता ही नहीं कि 7x5 हम क्यों रख रहे हैं। 7x5 हम इसलिए रख रहे हैं कि एक बार केला अच्छा आए, दूसरी बार लेते ना आए, तीसरी बार हमें फिर पौधा खरीदना पड़े। एक फ्लो। दूसरा फ्लो 7x5 हम इसलिए रखते हैं कि जो एक्सपोर्टर है, माल जो काटेगा, उसको आसानी से ये माल बाहर दिखे लटका हुआ। आपके लिए वो ग्राफ नहीं है, वो ग्राफ उस व्यापारी ने, माल काटने वाले ने सजेस्ट किया और आपने रख लिया। जो 7x5 है वो ऐसा झुकता है बाहर की तरफ, जिधर 7 है। आपने ग्राफ कैसे भी लगाया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कैसा भी लगाया, वो जो 7 फीट की लाइन है उसका फल आएगा ज़्यादा चौड़ी वाली जगह। तो वो जो व्यापारी का बच्चा घूमेगा उसको सारे लूंगर ऐसे बाहर दिखेंगे एक लाइन से। उसमें किसान का कोई हाथ नहीं है कि उसने क्यों लगाया। आपके पास सजेशन आया कि 7x5 लगाओ। दूसरा, ये 2 बताया। तीसरा, आपको ड्रिप अच्छी लगनी चाहिए, डबल, सिंगल नहीं। सिंगल ड्रिप लगाओगे उत्पादन में फर्क आएगा। तो सारे एग्रोनॉमिस्टों का डेटा आ गया है, जिनके टिश्यू कल्चर कंपनी, उन्होंने ड्रिप कंपनियां भी डाल ली है या डली हुई है। 7 फीट पे सिंगल ड्रिप में आप अगर जाएंगे तो 1800 मीटर ड्रिप लगेगी, 1700, 1800, 1900 मीटर ड्रिप लगेगी। तो उसमें ड्रिपर की संख्या कम, पानी कम गिरेगा। तो वहीं एग्रोनॉमिस्ट की गाइडलाइन है कि 2 तरफ ड्रिप डालो, जड़ें दोनों तरफ फैलेगी, दोनों तरफ विकास होगा, पौधा गिरेगा नहीं। तो हमारी ड्रिप 18 दूनी 3600 मीटर आपके 1 एकड़ में लगेगी। लास्ट वाली बात कोई नहीं बोलेगा, पहले वाली बात बोलेंगे कि दोनों तरफ जड़ें, विकास। सत्य है। महाभारत किसने किसने देखी? एक प्रकरण है उसमें अश्वत्थामा मारा गया। समझ में आया? अधूरा सत्य इसी को बोलते हैं। वो अश्वत्थामा मरा था एक हाथी, बट द्रोणाचार्य से गांडीव गिराना था। अश्वत्थामा उनका लड़का था, तो ऐसे आदमी के मुखाग्र बिंदु से बुलवाया गया जो कभी झूठ नहीं बोलता। धर्मराज युधिष्ठिर, उसने जो बोला वो केवल सत्य बोलेगा। उसने उसका काम पूरा किया। जो एग्रोनॉमिस्ट आता है उसने उसका काम पूरा किया कि दोनों तरफ ड्रिप डालोगे तो पौधा अच्छा विकास करेगा। उसने कोई झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर ने यही बोला ना, अश्वत्थामा मारा गया, बस फुल स्टॉप। नर या कुंजर बोला ही नहीं उसने, हाथी मरा या इंसान मरा। तो यहाँ हम हाथी को मारे और बताकर मारे कि हाथी मार रहे हैं। ठीक है। तो जो 70-30 खेती है उसका उद्देश्य मैं बताता हूँ। और जो ग्राफ हमने लिया है ये अचानक से हमारे पास आ गया। पड़ोसी यही ग्राफ लगा रहा था तो मैंने भी लगा लिया। और जो गाइडलाइन देने आए थे, जैसे आज आप बैठे हो, मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, इसमें से हो सकता है 2 व्यक्ति मेरी गाइडलाइन फॉलो करेंगे आगे 4 दिन बाद, तो उनके खेत को देखकर कोई पड़ोसी उनको एडॉप्ट कर लेगा। ऐसे 7x5 आपके खेतों में एड ऑन हो गया। चूंकि यहाँ पर देसाई ग्रुप था जिनको माल खरीदी करना था, माल काटना था, चूंकि उनके साथ पैरेलल यहाँ पर कोई पुरानी टिश्यू कल्चर कंपनियाँ थी जिनको अपने पौधे बेचना थे, ये हकीकत है, ये होगा, चलता रहेगा। तो वो ग्राफ आपके पास एड ऑन हो गया। वो एक्चुअल में केले का ग्राफ नहीं। हमें खेती अच्छी करना है, कम खर्चे में उत्पादन ज़्यादा लेना है,
और व्यापारी हमारे यहाँ से जगह छोड़कर जाए ना, उसको लंबी चाल का केला मिले। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ कि व्यापारी यहाँ से एक बार जो केला लेके जाए वो यहीं रहे। कामरेज का नाम पूरे भारत में है, बट अच्छा व्यापारी यहाँ है क्या? होता तो मुझे नहीं बुलाते ना आप अभी। मेरी जरूरत है, मतलब अभी कहीं कुछ एरर है। अच्छे व्यापारी कहाँ हैं? थोड़ा बाहर निकले, एक गाड़ी बनाए, तेंबुर्नी घूम के आए। तेंबुर्नी 365 दिन केला लगता है। इंटरनेशनल मार्केट में गूगल पे डालेंगे, डोल बनाना, चकिता बनाना, जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा केला खरीदते बेचते हैं, जिनके खेत 5-5 हज़ार एकड़ के खेत हैं डोल बनाना के, आप गूगल पे डालेंगे मिलेगा सब। जिसके दादा ने केला लगाया था उस टापू पर, उसी टापू का केला आज उसका बच्चा और उसका बच्चा भी काट रहा है। और हमारे खेत में आज हम केला लगाते हैं तो तीसरी कटिंग लेते नहीं आती, क्योंकि व्यापारी 2 रुपये किलो कम मांगता है, या हमारे यहाँ केला आगे पीछे कटता है तो गाड़ी की पूर्ति नहीं होती। ये तो कारण है, क्योंकि हमारे पास वो गाइडलाइन पहुंची नहीं कि केले को चाहिए वो ग्राफ दें हम। मैं एक्चुअली 70-30 पर जाने के पहले आपके दिमाग में जो बातें छुपी पड़ी है उनको मैं बाहर ला रहा हूँ। एक्चुअल आप उसको सोचो कि ये क्या हम कर रहे हैं। जैसा ही ग्रुप आपके यहाँ से माल काटता है लेकिन तीसरी नहीं लेता है, लेता है क्या? नहीं ना। देसाई ग्रुप का एक प्लॉट चंदवाड़ा डबोई में मैंने 2011 में विजिट किया था, जब मैं केला सीख रहा था। उसका फोटो मेरा फेसबुक पर आप जाओगे तो फोटो कैसा था, एक माल कटा है, उसका डंडा लटका है, माल कट गया है, उसका बच्चे की हाइट इतनी है और तीसरा छूटा हुआ है। फेसबुक मेरी आईडी बलराम किसान है। 2011 का मेरा पोस्ट देखोगे तो एक पौधा जो है उसका माल कट चुका है, डंडा टंगा है, हरे 3-4 पत्ते हैं उसमें, साइड से बच्चा खड़ा है, उसकी हाइट इतनी है और तीसरा बच्चा छोड़ रखा है। देसाई ग्रुप ने चंदवाड़ा में 2011 में प्लांटेशन किया 100 एकड़ में, 2019 तक उसी खेत से माल काटा और एक्सपोर्ट किया। खुद का खेत, आपके खेत में से तीसरी नहीं लेता, क्योंकि उस तीसरी की क्वालिटी नहीं है। उसने कसम नहीं खा रखी आपसे नहीं लेना, आप उस क्वालिटी की तो वो ले लेगा। उसके खेत का 15वीं कटिंग का माल भी एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि 1 एकड़ में उन्होंने 900 ही पौधे लगाए, क्योंकि 1 बीघा में उन्होंने 600 ही पौधे लगाए हैं। ग्राफ वैसा लिया है और सराउंड ग्राफ चाहिए, एक पास और एक दूर, ये ग्राफ नहीं चाहिए। ये इसमें क्या होगा, पौधा ऐसा पहले झुक जाएगा। ये 7 फीट हो गया, ये 5 फीट हो गया। जब आप खेत में जाओगे, 5 महीने का प्लाट का ऊपर किसी का प्लॉट हो, 7x5 खेत में जाओ टेप लेकर नापने की, देखना क्या है, खेत में जाकर क्या नोटिस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5-5 फीट पर पौधे लगे हुए हैं ना। जो पहले पौधे को टेप से नापो, फिर दूसरे को नापो, फिर तीसरे को नापो, आपको समझ में आएगा। पहला पौधा मोटा है जो हवा खा रहा है, फिर उसके लगभग बराबर है, फिर पतला है, फिर पतला है। हर 4 पौधे के बाद एक पौधा पतला मिलेगा जिसमें 5-5 फीट पर पौधे हैं। आप खुद अपने खेत में टेप से नाप कर देखो, हर 5 पौधे के बाद एक पौधा पतला मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ जो 7x5 है, 5 फीट पर पौधा जब 4 महीने का होता है तो एक से दूसरे पौधे के ऊपर पत्ते ओवरलैपिंग होना चालू हो जाते हैं। इस पौधे का पत्ता इस पे, इस पौधे का पत्ता इस पे, ये ओवरलैपिंग होना चालू होता है। दुनिया में किसी भी टिश्यू कल्चर कंपनी का रोप ले लो, रोप जब बनाते हैं उसको मल्टी जब करते हैं तो नीचे की टखनी मोटी पतली आती ही है, जैसे गठान मोटी पतली आती है ना, ऐसे रोप की नीचे की टखनी भी ये मोटा है, इसमें पतला है, वो माइनर है, दिखेगा नहीं। जब खेत में लगता है और वो पतली टखनी वाला पौधा थोड़ा सा पतला चला, मोटी टखनी वाला पौधा थोड़ा सा मोटा चलेगा। आज मैंने दिखाया आपको खेत में, अभी 1 महीने का प्लाट था, वो भी मैंने दिखाया। आप जब खेत में जाकर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो मोटी टखनी वाला पौधा है उसका पत्ता मोटा चौड़ा अलग दिखेगा, जो पतली टखनी वाला है उसका थोड़ा सिकुड़ा छोटा पतला दिखेगा।
और जब 4 महीने के बाद ये मोटा बढ़ गया, छोटा छोटा रहा, 4 महीने बाद जब ओवरलैपिंग होना चालू होगा तो इनमें कंपटीशन बढ़ेगा सूर्य की रोशनी लेने का। तो ये जो पतला है ये स्पीड से बढ़ेगा क्योंकि मोटा इसको ढकने लगेगा। ये नेचर अपने आप करती है, आप दवाई डालो, खाद डालो, उससे नहीं होता है। छोटा पौधा, पतला पौधा, उसको लगता है कि ये बड़ा पौधा अब मेरी कैनोपी खा रहा है, तो ये अपने पत्ते स्पीड से देगा और बाहर निकलेगा, तो ये पतला पतला बढ़ जाता है और ये मोटा मोटा बढ़ता है। जब फल आता है तो खेत में हल्का भारी दिखता है। 1 एकड़ 1 बीघा में जब 800,000 पौधे में फल आता है उस समय अचानक नहीं दिखता, लेकिन जब व्यापारी माल काटने आता है उस समय वो छटनी करता है, उसको दिख जाता है 42 कैलिबर, 43 कैलिबर, 44 कैलिबर माल दिख जाता है। डंडे का मोटा पतला उसको दिख जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी फेल नहीं होना चाहिए। हम फार्मरों को सारा माल एक जैसा अच्छा दिखता है क्योंकि हमारे बच्चे वो दिखना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो व्यापारी माल काटने आता है वो डंडे को देखता है, डंडा मोटा, डंडा पतला। माइनर ऑब्जर्वेशन है। इसमें जब 5-5 फीट पर हम लगाते हैं, ये जब पत्ते ओवरलैप होते हैं और ये पतला भगता है, तो ये जब माल कटता है तो गाड़ी में जिस चेम्बर में जाता है वहाँ एक ही गाड़ी में मिक्स माल दिखता है। समझ में आ रहा है? मिक्स माल दिखता है और मिक्स माल दिखने से वो गाड़ी की क्वालिटी कम में आती जाती है, लंबी चाल का वो बनता नहीं, पत्ते ओवरलैप होते हैं। जब पत्ते जिस फील्ड में ओवरलैप होते हैं उस फील्ड में सिगा टोका जो छांव में पत्ते हैं उस पर आती है। धूप में जो पत्ता है उस पर सिगा टोका देखा, धूप वाले पत्ते पे सिगा टोका। जो छांव में पत्ता है नीचे से जो मिट्टी से वाप निकल रही है, जो चिपक रही है, उसमें सिगा टोका। जिसमें धूप नहीं लग रही है, जिसकी मांसपेशी कमजोर है, उसमें सिगा टोका। जो पत्ते धूप में उसमें सिगा टोका आता ही नहीं। हम कितनी ही दवाइयाँ डाल लें, सिगा टोका एयरबोर्न फंगस, हवा में फंगस है, हम दवाई कितनी ही डाल लें। हमें सिखाया गया है सिगा टोका आए तो सिगा टोका वाला पत्ता काट दो और फंगिसाइड का स्प्रे करो। क्या सिखाया गया है? सिगा टोका से कैसे प्रिकॉशन लेते हैं? स्प्रे, और जो ग्रसित पौधा है उसके पत्ते काटना। ये भी अश्वत्थामा को ही मार रहा है। सिगा टोका का पत्ता कैसे कटता है? सिगा टोका की अगर आप पूरी शेड्यूल पढ़ोगे तो सिगा टोका एयरबोर्न फंगस है और केले के लिए कैंसर। बट हम तो हर खेत में सिगा टोका है, केले पका रहे हैं, बिक रहा है, जा रहा है, स्प्रे बहुत हो रहा है, ये चीज़ एड ऑन हो गई है। ये है केले का कैंसर, पर स्प्रे बहुत हो रहा है। बहुत सारी दुकानें इसी सिगा टोका पर चल रही है। सिगा टोका का साइंस जो एग्रोनॉमिस्टों ने निकाला है, उसके पत्ते को काटो, खेत से 1.5 से 2 किलोमीटर ले जा करके गड्ढा खोदो, उस पत्ते को सुखाओ, उसको आग लगाओ और उसको गड्ढे में बूझो। ये सिगा टोका का इलाज है। उसके बाद स्प्रे करो ताकि ये सिगा टोका हवा में उड़ के वापस ना आए। हम क्या कर रहे हैं, जो सिगा टोका है वो पत्ता काटा वहीं गिरा पड़ा है, अब नीचे ड्रिप चल रही है। पहले तो नॉर्मल फंगस की वाप थी, अब पत्ता कट के उस ड्रिप के ऊपर आ गया, अब ये सिगा टोका वाली वाप है। हमने जिस पत्ते को काटा ये कट कर नीचे गया, अब दूसरे पत्ते जल्दी सिगा टोका से आए। आपने नोटिस किया, पत्ते जितने काटोगे उतने ऊपर के पत्ते सिगा टोका में आते हैं। स्प्रे करते हैं, थोड़ा लगता है कि जेब से पैसा गया तो लगता है कि रुका है, एक्चुअल में रुकता नहीं। ऐसा लगता है कि 2000 रुपये कोठी डाला, सॉरी उस टाइम पानी अप्लाई कम करेगा तो थोड़ा कंट्रोल में रहता है। हाँ, एक विकल्प ब्रदर ने सही बताया कि सिगा टोका जब आता है पानी का अप्लाई कम करना है तो रुकता है। मतलब स्प्रे इलाज है क्या, पत्ता काटना इलाज है क्या? बट हम वही कर रहे हैं। इलाज क्या है? 70-30 फार्मिंग। समझ में आया प्रॉब्लम्स हमारे पास कहाँ है? जो आप प्रश्न नहीं पूछ रहे थे वो प्रश्न मैंने ही आपको अभी बतलाया कि आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन बतलाता हूँ। हम जो केले की खेती कर रहे हैं उसको 70-30 फार्मिंग में लेंगे तो इन सब बातों का सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार व्यापारी आएगा, वो यहीं टिकेगा और 2 पैसे ज़्यादा दे के जाएगा। 365 दिन भी हम केला लगा पाएंगे, उत्पादन एक जैसा रहेगा। लाइन से लाइन होना चाहिए 5 फीट,
पूरे भारत में हम जिस जगह पर हैं सूरत कामरेज में, यहाँ का मैं ग्राफ बतला रहा हूँ। अगर आप केरला में रहोगे तो उसमें 3 तरफ समुद्र है, ऐसा वी बना हुआ है, तीनों तरफ समंदर है, 35 डिग्री के ऊपर जाता नहीं, ठंड वहाँ पर आती नहीं, हवा में नमी बहुत रहती है। वहाँ केले के लिए एक्चुअल क्लाइमेट है 60 से 70% की नमी, 35 डिग्री के अंदर टेम्परेचर, 18 डिग्री से नीचे जाना नहीं, 28 और 35 के बीच में मेंटेन रहना। एक्चुअल में केले को यही क्लाइमेट चाहिए, बट हम तो सूरत में भी उगा रहे हैं। तब सूरत में हम उसको और हेल्दी कैसे करें, इसलिए सराउंड ग्राफ देना पड़ेगा चारों तरफ से। जैसे ये जो सफ़ेद टाइल्स है ना, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बाकी की टाइल है इसके सराउंड में है, देखेंगे आप ये लगाया हुआ टाइल्स। ऐसा नहीं है कि एक पास में है और एक दूर है। सराउंड ग्राफ का एक ही तरीका है, लाइन से लाइन पास करना पड़ेगी, पौधे से पौधे को दूर करना पड़ेगा और जिगजैग में लगाना पड़ेगा। लाइन से लाइन जैसे हम 5 फीट करते हैं, आपका ड्रिप का खर्चा बचेगा, सिंगल ड्रिप में काम होगा, डबल ड्रिप की आवश्यकता नहीं। 2800 मीटर 2750 मीटर ड्रिप लगेगी 1 एकड़ में, और 1 फीट पे ड्रिपर है तो 9000 ड्रिपर आएंगे, जो सफिशिएंट है 1 एकड़ के लिए पानी डिस्चार्ज करने के लिए। ड्रिप से ड्रिप 5 फीट लाइन हो गई। पौधे से पौधा मिनिमम 7, 8 या 9 लेते हो तो सबसे अच्छा उत्पादन आएगा। मेरे खेत में मैं 5 बाय 9 पर लगाता हूँ। मेरे घर की खेती देखोगे, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, सामने नहीं आएगा, जिगजैग आएगा। एक पौधा यहाँ पर है, अगला पौधा यहाँ पर है, इसका 9 यहाँ आएगा, समझ में आया? ऐसे जिगजैग आएगा, जिगजैग। अब जब हम जिगजैग लगाते हैं तो जहाँ पर ये पौधा है, इसके सामने वाली लाइन में पौधा नहीं है, अगली लाइन में है। तो ये पौधे से ये पौधे की दूरी 5 लाइन की, अगली पौधे की दूरी 10। अब यहाँ पर मैंने लगाया लंबा, यहाँ 5 नहीं है ना, यहाँ 7, 8, 9 जो आप ले सको, मिनिमम 7। हम अभी बात करें 5 बाय 7 की, तो ये पौधा 7 फीट, ये पौधा 10 फीट, और इसका देखोगे तो सराउंड ग्राफ आएगा। इस तरह के पैटर्न में आपके पौधे के पत्ते ऐसे आएंगे जैसे सीढ़ी आती ना, ऐसे पूरे बरगद के पेड़ के जैसे पूरा ऐसा घूम के पत्ते देगा, और इस तरीके से पत्ते नीचे झूलते हैं। आपके 7 बाय 5 में ऐसे पत्ते ऊपर रहते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं। पौधा फिर तिरछा होता है खुद, और पत्तों को धूप दिलाता है। समझ में आ रहा है पौधा कैसे खड़ा है आपके खेत में? और 5 बाय 7 में सराउंड ग्राफ में पूरा पौधा खिलकर ऐसे पत्ते नीचे लाता है, ताकि हर पत्ते पर धूप आती है। मेरे खेत में 5 बाय 9 की खेती है, 250 एकड़ में मेरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 बाय 9 के अलावा लगाता ही नहीं। जिस दिन फ्लावरिंग आती है उस दिन घुटने से नीचे का पत्ता हरा रहता है मेरे खेत में। घुटने से नीचे का पत्ता, जो थड़ बढ़ने से पत्ता फटता है ना, जिस दिन फ्लावर आता है 7वें महीने में, उस दिन वो भी हरा मिलता है, क्योंकि सराउंड ग्राफ है। अब इसमें ठंडी हवा, गर्म हवा अंदर नहीं आएगी। एक तरफ हमने 5 फीट लिया है, दूसरी तरफ हमने 7 फीट लिया है, लेकिन बीच में पौधा है अगली लाइन में, जिगजैग है ना, तो ये हो गया 3.5 और ये हो गया 5। तो गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर घुसती नहीं। जो मई की 9 तपा की गर्म हवा अंदर जाएगी, तो आपने 7 फीट का ग्राफ लिया है, तो यहाँ से घुसेगी, वहाँ निकल जाएगी। पूरे पौधे के नीचे के पत्तों को पानी चूसती हुई जाएगी गर्म हवा जब घुसती है। बहुत कम मैंने किसी फार्मर के खेत में बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं देखी। यहाँ पर गन्ना घास लगाते हो बाउंड्री पर? गन्ना घास नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, हम गन्ना घास नहीं लगाते हैं। ब्रदर के खेत में गया था तो वो मैंने देखा कि वो टुक्कर के लिए तार लगा रहे हैं, वो जरूरी लगाना पड़ेगा, झटका मशीन, बट उसके बाहर पूरा चारा मार दवाई डाली हुई है। एक तो गन्ना घास नहीं लगाते हैं, दूसरा जो ओरिजिनल तारा कुदरती चारा आ रहा है उसको पहले मार दिया, क्योंकि पेड़ पर हमको घूमना है, तो हमारी चीज सही है, बट उससे इफेक्ट क्या हो रहा है। अब हमने लाइन से लाइन बना दी 7 फीट, हवा को बोल दिया आजा भाई यहाँ से घुस, वहाँ से निकल। तो हवा जैसे ही गर्म हवा घुसती है, ठंडी हवा घुसती है, उसको रोकने के लिए हमने कोई बैरियर नहीं लगाया, और खेत में आने के लिए हमने लाइन से लाइन दूर कर दी।
अब ये जब हवा घुसती है तो केले का पौधा जो है वो प्याज के जैसा है, उसके अंदर डंठल नहीं है, डंडा वो लकड़ी नहीं है, उसके पत्तों को छीलोगे तो अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। प्याज को खोलते हैं तो कुछ मिलता है, केला भी वैसा ही है, पत्तों को खींचोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे पत्तों में पानी भरा हुआ है। ट्रैक्टर सभी के पास है, आगे बोनट खोल के रेजिलेटर में पानी डालते हैं ना, उसमें जालियां बनी हुई है ऐसी। केले के पत्ते को फाड़ को देखोगे उसमें भी जालियां बनी हुई है और उन जालियों में पानी है और बीच में गैपिंग है। जब ये गर्म हवा आपके पौधे के थड़ से लग कर के गुजर रही है तो ये जो थड़ का जिस पत्ते को लगकर गुजर रही है ये सिकुड़ता है, इससे हवा पानी लेकर के जा रही है। और केले में जाइलम फ्लोएम जैसी चीज नहीं होती, पत्ता खुद पानी ऊपर नीचे लेके जाता है। जब गर्म हवा बार बार इस पत्ते को लग रही है, ये पत्ता जिस तरीके से ये कसावट दे के रखा है ये ढीला होता है। ये पत्ता जिस तरीके से इस तने को पकड़ के रखा है, गर्म हवा या ठंडी हवा बार बार लगती है तो ढीला होता है। ढीला होता है तो इसका न्यूट्रिशन अपटेक रुकता है। पत्ता है, चिपका हुआ है लेकिन ढीला हो गया। ढीला हो गया तो उसका जो इन और आउट ऊपर नीचे बहने का था वो रुका, अवरोध हुआ और धीमे हो गया। इससे आपके उत्पादन पर फर्क आएगा। केले के खेत में धूप जाना चाहिए, हवा में नमी रहना चाहिए, गर्म हवा ठंडी हवा का गमन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दुकान पे जाकर दवाई लाकर डालने की कोई बात नहीं है। इसमें केवल समझ की बात है कि केले को चाहिए क्या और हम क्या कर रहे हैं। हमने किया है कि केला व्यापारी माल लेने आए तो उसको सारे लुंगर एक लाइन में दिख जाए तो फटाफट जो अच्छा है उसको काट कर बाहर निकल आए, इसलिए हमने 7 फीट चौड़ा लिया। केले को चाहिए इसलिए हमने 7 फीट चौड़ा नहीं लिया। केले को 5 से ऊपर नहीं चाहिए। अब ये जिगजैग है, इसका पत्ता इधर आया, इसका पत्ता इधर आया, एक दूसरे में नहीं घुसेगा। 5 बाय 5 एक दूसरे के अंदर पत्ता घुस रहा है। 5 बाय 7 जिगजैग, पत्ता आगे पीछे चल रहा है। सराउंड ग्राफ है, पौधा नीचे से मोटाई लेके चलता है। इस तरह का सराउंड ग्राफ है, ऐसे तना ऐसा चलता है। नीचे तना देखोगे ना ऐसा दिखेगा और 7 बाय 5 में ऐसा दिखेगा, सिलेंडर जैसा तना नीचे का। ऑब्जर्व किया कभी कि मेरे खेत में पौधे का तना कैसा है, नीचे गुठली और सीधा चले गया मोटा 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 मोटा, लास्ट में चोंच पतली। जब सराउंड ग्राफ लेते हैं तो ये तना ऐसा नहीं रहता, नीचे से ऐसा रहता है। ये ओरिजिनल शेप है केले का। बात छोटी सी है, इसको पकड़ेंगे तो हम कम खर्च में उत्पादन ले पाएंगे। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? हेलो सराउंड यार मुझे बाबा मत बनाओ, वन वे कम्युनिकेशन मत रखो, कुछ बोलते रहो। तो ग्राफ कैसा चाहिए? सराउंड। अगर इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सराउंड ग्राफ का फार्मिंग हमने करना पड़ेगा मिनिमम 5 बाय 7, 5 बाय 8। अगर बहुत अच्छी खेती करना हो तो 5 बाय 9। उत्पादन 20 से 25 टन आएगा 1 एकड़ में। 5 बाय 9 पर 1 बीघा में 700 पौधे। 5-8 कैसा रहता है? 5-8 भी अच्छा ग्राफ है। 5 बाय 7 लगाओगे, एक बार लगा करके 3 कटिंग बहुत अच्छी आएगी। 5 बाय 8 लगाओगे 5 कटिंग बहुत अच्छी आएगी। और 5 बाय 9 पे लगाओगे तो आप मुझे बताओ आपको कितनी कटिंग चाहिए एक बार पौधा लगा के, उतनी कटिंग अच्छी आएगी। 8, 10, 12, 15 एक ही बार पौधा लगा कर, और हर बार केले की क्वालिटी पिछली बार से अच्छी। ये केले का सिद्धांत है। अभी काका जी को बहुत गुदगुदी आ रही है, बलराम कहाँ से कौन पकड़ के लाया इसको? एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये बात सुनी नहीं ना। 7-6 करते हैं हम प्लांटेशन। 7-6 42 स्क्वायर फीट हुआ। हाँ अगर 5-8 करेंगे तो 40 होएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। यस 7-6 के लिए करते हैं कि F1 अच्छा उसको फास्ट चलेगा। हाँ, ये अभी कुछ लोगों को सुनो प्रवचन मैं देने आया हूँ, मेरा सुनो। वो तो मैंने ऐसे ही काका की स्माइल देखकर बोल दिया, बट मेरी कुछ बातें ना आप लोगों के बाउंसर जाएगी, उसको पकड़ो और मुझसे प्रश्न उत्तर करो कि बलराम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमें समझाओ। हाँ, अभी मैं जो
लाम भी पकेगा, तीसरा भी पकेगा, ऐसे धीरे धीरे आलू का लाभ लेंगे तो पहला ग्राफ आपका सराउंड चाहिए. બીજી થોડી લાભનું કહે છે પણ ભાઈ મંત્રી લે ને ભાઈ મીડિયાના ડાયરી કરો છે આપણે મોટો કરે છે ને બીજી થોડી 5મી લાભ માટે બરાબર ને क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? आप 4 लाख 5 लाख 6 लाख की बात कर रहे हैं. यहाँ का व्यापारी बात नाटक करेगा कि 5वीं लाभ में हम दूसरी लाभ में नाटक करते हैं. ऐसा क्या रीजन है नहीं. उनको बताओ, क्यों नहीं ले रहे, वो क्यों मना कर रहे हैं? मैं उस पर आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ, फिर मंडली वाले को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि नहीं भाई केला बढ़िया है आपको करना पड़ेगा. मैं आता हूँ उस पर. आपका जो प्रश्न है निकाल के लाओगे तो उत्तर मिलेगा. मैं बतलाता हूँ. मैंने आपको कथा चलते चलते एक बीच में अध्याय दिया कि देसाई ग्रुप ने 2011 में लगाया, 2019 तक उसकी 15वीं लाम भी वो काट के ले जाता है. क्योंकि सराउंड ग्राफ लगाया, क्योंकि उसके पौधों की जड़ों की कक्षा में कचरा मल्चिंग थी, क्योंकि जहाँ पौधा था वहाँ वो पुश नहीं करता है, इसलिए लाम अच्छी आती है. अभी मैं 70-30 पूरा समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि लाम अच्छा क्यों आएगा. और हम किसी व्यापारी को अगर माल देंगे और उसकी गाड़ी पास होगी तो वो आपका लाम का माल लेके जाएगा. अगर उस व्यापारी ने अपनी गाड़ी फेल करा ली तो आपका लाम का माल नहीं लेगा. लाम का माल क्यों अच्छा नहीं आता और मैं जो बता रहा हूँ वो क्यों अच्छा आएगा, इसमें डिफरेंस समझ लो. हम जब 7x5 पर लगाते हैं, सिंगल राइस बेड और डबल ड्रिप डालकर लगाते हैं, तो जब इसका माल कटिंग पर आता है, जिस दिन माल कटिंग पर आएगा उसके 1 महीने पहले तक हमारे खेत में आवागमन बढ़ जाता है. पील काटना, पत्ते साफ करना, फ्रूट केयर करना, वो तो 3 महीने पहले ही बढ़ जाता है. जैसे ही कमल आया, मजदूरों की संख्या खेत में चल फिर की बढ़ जाती है. डबल ड्रिप डाली है, दोनों तरफ नमी है पौधे के पास, सांस लेने के लिए उसको जगह नहीं है. अब कमल तोड़ना है तो पौधे के पास ही खड़ा होना पड़ेगा जहाँ गीला है. पील पत्ती काटना है तो पौधे के पास ही खड़ा होना पड़ेगा जहाँ नमी है. तो जैसे ही नमी में हम पैर रखते हैं वो ज़मीन दबने लगती है. हर पौधे के पास आपके मजदूर को जाना पड़ेगा, उसके पंजे कम करने के लिए, उस पर दवाई डालने के लिए, उसको बियाई करने के लिए. तो जब हम नमी दोनों तरफ से है, पूरा खेत नमी वाला है और हम पौधे के पास जा रहे हैं तो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो रही है. हमने जब फर्स्ट लगाया तो ज़मीन को पूरा खेड़खाड़ किया, ढीली ज़मीन थी. धीरे धीरे ग्रो हुआ पौधा तो वो पूरी ज़मीन में रूट को भेज करके भोजन उठाने लगा. लाम जब हम छोड़ते हैं उस समय हमारी ज़मीन है कड़क, कॉम्पैक्ट. उस समय हमारी ज़मीन ढीली नहीं है, तो लाम की रूट ज़मीन में मैक्सिमम सर्वाइव नहीं करती है. लाम का पौधा उस कड़क ज़मीन से न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करता है ज़्यादा से ज़्यादा. लाम का पौधा लंबी चाल का नहीं होता है तो वो व्यापारी आपके यहाँ से लाम लेता नहीं है. लाम के पौधे का भी ग्राफ सराउंड हो, लाम के पौधे की भी रूट जो फर्स्ट लगाया है ढीली ज़मीन में सर्वाइव करे, ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करे, ऐसे लाम की रूट भी ढीली ज़मीन में सर्वाइव करे और ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करे, तो वो भी माल बिकता है, हम ही खरीदते हैं. हम एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझे. पहले गठान लेकर आते थे, लगाते थे. अभी हम थोड़े हाईटेक हो गए तो टिश्यू केबल लगाते हैं. कहीं कहीं आज भी गठान लगती है. आपने जो केला लगाया उसका फर्स्ट ले लिया, अब उसकी गठान आपने बेच दी किसी किसान को. वो लामी है ना जो गठान बिकी, जो गठान निकाल के बेची वो लाम है ना. वो जिस किसान के खेत में गया उसने कल्टीवेशन करके ढीली जगह ज़मीन ढीली रखी है. हमारे यहाँ हम लाम ले रहे हैं तो ज़मीन कॉम्पैक्ट है, क्योंकि उसमें हमने कोई सूत्र ऐसा एडॉप्ट नहीं किया कि ये ज़मीन ढीली रहे ताकि लाम अच्छा है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लाम अच्छा क्यों नहीं आता? ज़मीन टाइट है. एक ही रीज़न है मात्र. दूसरा सराउंड ग्राफ है, ये दूसरा रीज़न है. सराउंड ग्राफ हमारा नहीं है. अब मैं आ रहा हूँ आपको 70-30 फार्मिंग में अगर आपने 5x7 पर किया, जिगजैग लगाया, तो सराउंड ग्राफ में आप बच्चा रख सकते हो 5 महीने के बाद में अगर कम साइकिल का पौधा है. अभी छोटी छोटी बातें पकड़ना जो मैं आपके खेत में चाहता हूँ होना चाहिए. ड्रिप कैसे डलेगी? लाइन 5-5 फीट पर है ड्रिप की. पौधे जो हमने लगाए हैं, एक पौधे की ड्रिप आई लेफ्ट में, दूसरे पौधे की ड्रिप आएगी राइट में. अब जब ये ड्रिप ज़्यादा चलेगी तो गीला यहाँ करेगी.
इसके बाहर कोई ड्रिप है नहीं, तो ये जगह रहेगी सूखी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यहाँ से उठकर मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ की जो 5 फीट की ड्रिप है ये इधर है, ये इधर है, तो ये गीला यहाँ कर रही है और ये जगह है सूखी। हम क्या कर रहे हैं, या तो एक तरफ ड्रिप ले रहे हैं या दोनों तरफ ड्रिप ले रहे हैं। दोनों में अति संयुक्ति है, गड़बड़ है। सीगा टोका, लाम अच्छा आना, पनामा विल्ट खेत से भग जाना, फंगस की बीमारियां ज़्यादा नहीं आना, वो किस में आएगी? हमने ड्रिप एक लेफ्ट में ली, एक राइट में ली, ये पट्टा हो रहा है गीला साल भर के लिए। अब पील, पत्ती, निंदई, गुड़ई सब हम यहीं डालेंगे, गीला यहीं करेंगे। यहाँ पर आए तो ये ड्रिप इधर है, ये ड्रिप इधर है, पौधे के जस्ट करवट में है, तो ये जगह मिलेगी सूखी। पौधे के पास में गीला मिलेगा, लेकिन जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पर चाहिए नाली। बेड तो बनाएंगे, लेकिन बेड कैसा बनेगा? हर रो में नाली नहीं होगी, एक नाली बराबर फिर नाली। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसकी ड्रिप ऊपर है, इसकी ड्रिप ऊपर है, ये बराबर जगह है, यहाँ पर नमी है, तो जब ये 10 फीट पे नाली होगी तो आपको गादी कितनी मिलेगी? 7 फीट की। ड्रिप से ड्रिप 5 फीट पे रख रहे हो तो एक नाली करना है, एक बराबर रखना है, एक नाली करना है, एक बराबर रखना है, एक नाली करना है। पहले दिन से किसान खर्च आधा। आपके खेत में अगर 100 नालियां आती, जो आप राइस बेड बना रहे हो, 100 नालियां आती, अब आएगी 50। एक नाली, एक बराबर, एक नाली, एक बराबर। जो बराबर है उसमें पौधा तो वहीं लगा है, ड्रिप अंदर है। अब जब पौधा बड़ा होगा तो ये ड्रिप फिसल के नीचे नहीं आएगी उस बेड के, ड्रिप वहीं बराबर जगह पे है। बेड किधर है? इधर है, ड्रिप इधर है। पील काटा, पत्ती काटी, निंदई गुड़ई करी, सब उस बेड पर। खाली जगह में क्या है? कोई भी मजदूर खेत में गया, मुझे दिखाने ले गए, आप खुद गए, तो आप गीली जगह पर चलोगे या सूखी जगह पर चलोगे? सूखी जगह पर। जहाँ पर ड्रिप है वो गीला है, नमी है, कचरा है, पील है, पत्ती है, तो आप उधर पैर ही नहीं रखोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो गया। आप चलोगे यहाँ, बीच में जब चलोगे तो इस पौधे का भी काम होगा, इस पौधे का भी काम होगा। इस फॉर्मेट को बोलते हैं 70-30 फार्मिंग। ये जो 10 फीट पे नाली करी और 5 फीट पे ड्रिप अंदर की साइड डाली, तो ये बेड बना 70%, और ये जो नाली है ये 30% है। हम किसान के खेत के अंदर बाहर जाकर के काम करने की जगह 30%, और जो ड्रिप चली और वो जो समतल जगह आई वो 7 फीट मतलब 70%। इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। अगर ये पैटर्न से हम खेती करेंगे और सराउंड ग्राफ रखेंगे तो आपकी 10वीं कटिंग भी कलर, शाइनिंग सब देती है। क्योंकि जो पौधा हमने लगाया है उसमें जो गादी है वहाँ हम हर साल का कचरा डाल रहे हैं। फर्स्ट कटिंग हुई, अब आप उस खेत को कल्टीवेट कैसे करोगे, ढीला कैसे करोगे? तो जो फर्स्ट कटिंग हुई उसी के जो पत्ते निकलेंगे वो उस गादी पर आएंगे और उसके ऊपर ड्रिप आ जाएगी। जो अंदर ड्रिप है, जो नमी कर रही है, वो जो गादी है, इस पौधे के पत्ते, इस पौधे के पत्ते यहीं पर, ये जगह सूखा, ये जगह सूखा। हाँ, वो बतलाता हूँ ना मैं, खाद कैसे डालेंगे पत्ता। अब मैं लाम पे आता हूँ कि फर्स्ट कटिंग हुई, उसके सारे पत्ते उतार करके हमने गादी पर रखे, ड्रिप उठा करके ऊपर रखना है। ड्रिप नीचे रहेगी, चूहे काट देंगे, ड्रिप ऊपर। अब ये जो जगह है यहाँ पर जैसे ही पत्ते आते हैं ऊपर ड्रिप आती है और ड्रिप इस बूंद बूंद इन पत्तों पर पानी गिराती है, तो ये पत्ता गलना चालू होता है। बूंद 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 पानी गिरा रही है, ये पत्ता सड़ना गलना चालू होता है। क्लोरोफिल बायोमास जब गलता है तो लाल पानी छोड़ता है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। आपकी ज़मीन को कल्टीवेटर कौन करेगा वो मैं बतला रहा हूँ अभी, आपका ट्रैक्टर नहीं करेगा। जब हम उस गादी में पत्ते बिछाते हैं, आच्छादन करते हैं, उसके ऊपर ड्रिप रखते हैं, पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो गलता है। अभी बारिश हो रही है, किसी के यहाँ गोबर के ढेर होंगे और बारिश के बाद का नीचे पानी देखोगे तो लाल पानी दिखेगा ना, कचरे का ढेर, गोबर ढेर। वो लाल पानी क्या है? वो है ह्यूमस। ह्यूमस किसी फैक्ट्री में बनता नहीं, वो
वो कुदरती बायोमास के पानी से गलने के बाद ह्यूमस बनता है, और वो जो ह्यूमस आपकी मिट्टी पर जाता है तो उस ह्यूमस वाली मिट्टी को खाने के लिए देसी केचुआ ऑटोमेटिक आता है। आपको कोई रॉकेट साइंस करना नहीं कि ये दवाई डाल दो, केचुआ ला के डाल दो, बैक्टीरिया डाल दो, गुड़ गोबर गोमांत्र डाल दो, कुछ नहीं करोगे तब भी वो जो कचरा गलता है पानी से और वो गला हुआ पानी उस मिट्टी में जाता है तो वहाँ देसी केचुआ आता है, नीचे जो मीटर कुछ रखा पड़ा है। हम जब बार बार कल्टीवेशन करते हैं तो देसी केचुआ ऊपर की सतह पर रहता नहीं। सूर्य की रोशनी सीधी गिरती है, उस जगह कोई बैक्टीरियल कॉलोनी देसी केचुआ रहता नहीं। 7 फीट चौड़ा लेने से बीच में सूर्य की रोशनी गिरती है, पौधे के पास हम निदाई गुड़ाई कराते रहते हैं। किसी की भी खेत में एक भी कचरा तिनका दिखता नहीं, साफ झाग लक्ष्य से नहला कर रखते हैं। अभी देखने की दृष्टि बदलना चालू करो। खेत होना कैसे चाहिए? जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी बनाओगे कैसे? जब उसके ऊपर कचरा मल्चिंग आएगी, आच्छादन आएगा, सूर्य की रोशनी सीधी मिट्टी पर नहीं जाएगी तो यहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी। बूंद बूंद पानी गिरेगा, ये लाल पानी नीचे मिट्टी में जाएगा तो ये ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस वाला मिट्टी देसी केचुआ खाने आता है। कीट पतंग बैक्टीरिया आबिमा ओमाबी सब जितने बैक्टीरिया सब पैदा होते हैं वहाँ पर, और वो बैक्टीरिया हमारी ज़मीन को कल्टीवेट करते रहते हैं। कचरा मल्चिंग के नीचे हाथ डालोगे ज़मीन ढीली मिलेगी। ये ज़मीन जो ढीली मिलेगी इससे आपका लाभ पिछले फर्स्ट से अच्छा आएगा, तीसरा दूसरे से अच्छा आएगा। कब? जब ये 7 फीट की जगह ढीली मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी अंकल का प्रश्न था कि वहाँ खाद डालेंगे कैसे? तो जो खाद डालने वाला है वो जूते पहने हुए रहता है या उसको एक लकड़ी दे सकते हैं। उसके पास झोला है जिसमें खाद भरा हुआ है, लकड़ी दी, कचरे को उठाया, खाद फेंका, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। पौधे के पास कचरा उठाया, खाद फेंका, आगे बढ़ गया। पैर से भी खाद कचरा उठा सकते हो, खाद डाल सकते हो। उसमें कट लगाकर खाद डालने की आवश्यकता नहीं। अगर कचरा मल्चिंग है, कट हम क्यों लगाते हैं कि डीएपी ऊपर के ऊपर खाता नहीं, उसको मिट्टी में मिक्स करना पड़ेगा, तो हमें चीरा लगाना पड़ेगा। जैसे ही चीरा लगाओगे तो जो केले की जड़ें हैं पहले उसको काट दिया, फिर वो जो जड़ें काटी, हाथ मुंह नाक काट दिया, आप बोल रहे हैं खा, तो वो कटी हुई जड़ों में हमने डीएपी डाला तो वो जड़ें और जलती है। तो थोड़े 3, 4, 5 दिन उस केले को सेंस रहता नहीं, मैं खाऊं कि मरूं, क्या करूं, ये मुझे खाना खिलाने आया है कि मारने आया है। ये रियलिटी है। हम पौधों से बात कर सकते हैं, उसके सेंस को समझ सकते हैं। अगर शांति से खेत में कुछ समय बिताएं, मजदूरों को देखना, काम बताना, वॉल बदलना छोड़ करके हम कुछ समय प्लॉट में संध्या काल में बैठें, जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय, तो प्रकृति अपनी चरम पर रहती है। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको लगेगा कि बाजू वाला पौधा भी आपको सुन सकता है, बात कर सकता है, सेंस है उनके अंदर। छोटा सा टाइम आता है काल, संध्या काल, जब सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य चले गया, लाइट बचा है, सूर्य चले गए हैं, रोशनी बची, वो है संध्या काल। या सुप्रभात में जाओगे, सूर्य आया नहीं है, रोशनी आ गई है, ऐसा कुछ जो काल रहता ना, उसमें प्रकृति चरम पर है। तो प्रकृति के साथ बहना चालू करें, ना कि जो डब्बियाँ बेचने आ रहे हैं उनको सुने, उनको हेल्प करें। वो सब काम अंदाज पंचे दामोदर हो रहा है। केले की जड़ों को ढीली रखने का इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 70-30 खेती, सैकड़ों प्लाट मेरे हैं। आपको जब भी प्लॉट विजिट करना हो, अभी 5x9 का बड़वानी में मेरा प्लॉट कटिंग चल रहा है। कल ही 17 रुपये के ऊपर नीचे माल कटा वहाँ का, एक 60 टन का लोडिंग कटा। अभी उस प्लॉट की कंडीशन क्या है? आप अगर YouTube देखते हो सभी, ये चैनल सब्सक्राइब करो, किसान पाठशाला, रेड कलर का बटन दबाओ, पैसे लगेंगे नहीं। इसमें डालोगे आप YouTube पर BK बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या लिखना है? BK बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये आप लिखोगे
तो एक 47 वीडियो का एक प्लेलिस्ट आएगा। ये चैनल तो आएगा, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्लाट है, उसमें 47 वीडियो हैं, वो एक प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। ज़मीन की तैयारी कैसे करी, पौधा कैसे लगाया, उसमें हर सप्ताह उसने क्या क्या किया। 6 से 7 अगस्त को प्लाट लगा था, अभी प्लाट माल कट रहा है। उसमें खेत की कंडीशन क्या है, माल पूरा भरा पड़ा है, माल कट रहा है और बच्चे की हाइट पौधे से बाहर निकल गई है। जो बच्चा है, आज माल कट रहा है और बच्चे की हाइट पौधे से बाहर हो गई है। और तीसरा हम रख रहे हैं 5x9 का प्लाट है। आपके यहाँ जिस दिन माल कट रहा है उस दिन क्या दिखता है ये बताओ? बच्चा 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट कमर से नीचे। आप कौन से टाइम पे F1 का रेकमेंड करते हैं? सॉरी, F1 रखने का रेकमेंड कौन से टाइम पे रेगुलर? F1 कौन से टाइम में रखना? ओके, F1 कभी भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन हम किस विचारधारा से जा रहे हैं। हमने अगर सोच रखा है कि मेरे यहाँ पर केवल फरवरी में व्यापारी आते हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके रखो, वरना ये मुद्दा है ना कि हमारे व्यापारी कब आते हैं। पहली बात कि आपके यहाँ अगर फरवरी मार्च में व्यापारी हैं, तो F1 फरवरी मार्च में कटना चाहिए, उसके 11 महीने पहले रखो। दूसरा, सही टाइमिंग। सराउंड ग्राफ है, पौधा 25 इंच तने की मोटाई आ गई, 25 पत्ते आ गए, 5 महीने से ऊपर की उम्र हो गई पौधे की, F1 रख लो। सेकंड साइकिल, सही टाइमिंग। जो फर्स्ट लेयर आई है उसको छोड़ने के बाद जो सेकंड लेयर का बच्चा आता है वो 5वें महीने में आ जाता है, तो सेकंड लेयर का जो बच्चा है वो F1 में रख सकते हैं। 25 इंच तने की मोटाई, 25 पत्ते आने के बाद, 5 महीने बीतने के बाद अभी फल नहीं आया, F1 रख सकते हो। कंडीशन अप्लाई, आपका पौधा कम साइकिल का है क्या? ज़्यादा साइकिल का पौधा है तो आपके वज़न में फ़र्क आएगा। फ्लावरिंग आने के बाद अगर रखोगे, जो नॉर्मल पौधा आप किसी भी कंपनी का ले रहे हो, तो वो F1 ठीक चलेगा, आपके वज़न में फ़र्क नहीं आएगा। अगर फल आने के पहले आप F1 रख रहे हो 5वें महीने, तो इंश्योर कर लो कि आपने जिस टिश्यू कल्चर कंपनी से पौधा लिया उसकी साइकिल कम है, 4 साइकिल, 1 साइकिल, 6 साइकिल से अंदर है। बच्चा उसका इलाज मैं बताता हूँ। हाँ, वो फर्स्ट रिंग का जो आता है उनका, फर्स्ट रिंग का नहीं रखना है। हाँ तो वही छोड़ना पड़ता है ना कंडी में। प्लांटेशन के बाद 9वें महीने में F1 रखा था। हाँ, 9वें महीने में 9वें महीने में 20 जून को प्लांटेशन किया था, 1 मार्च को F1 रखा। यस। फिर भी F1 और जो फर्स्ट 20 महीने 19 महीने में दोनों कंप्लीट हो गए 19 महीने में दोनों। इसका रीज़न है, 9वें महीने में F1 रखने के बाद भी उसका एक और रीज़न है कि जो मेन थर्ड है वो भी रिवर्स पानी दे रहा है, इसको स्पीड बढ़ाता है, और हम जो फर्टिगेशन दे रहे हैं वो दोनों बूस्टर के तरीके से उसको स्पीडली लेकर जाते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग हुआ उसी टाइम हमने F1 छोड़ा। एक प्रश्न था ब्रदर का कि हम जून में प्लांटेशन करते हैं, उसका F1 रखने के लिए हमारे पास नवंबर दिसंबर ठंड आ जाती है, तो वो लॉन्ग निकल के आता नहीं। इसके लिए केला हम जब भी लगाएं उसकी बाउंड्री पर गन्ना घास पहले लगाएं, चारों तरफ। केले को स्वेटर पहनाना है। गन्ना घास समझते हैं, गाय भैंस का चारा जो आता है, बार बार कटिंग होती है। हमने 1 जून को लगाया, 1 अगस्त को लगाया, 1 फरवरी को लगाया, कभी भी केला लगाओ, बाउंड्री पर गन्ना घास लगानी पड़ेगी, नेपियर घास। तो जब भी हम प्लांट रखेंगे, खेत के अंदर ठंड घुसेगी नहीं, गर्मी घुसेगी नहीं। एक तो ग्राफ आपने सराउंड ले लिया तो ऐसे ही हवा को अंदर कम जाने दिया। दूसरा, बाउंड्री पर गन्ना घास लगाओगे तो ठंडी घुसेगी नहीं, तो आप ठंड में भी बच्चा रख सकते हो। दूसरा, पैरेलल ठंडी में आपको फर्टिगेशन शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। नाश्ता चालू करो। बहुत फिक्र करते हैं आपके मंडी वाले, आपके पेट में
मुझे सुनो यार। भैया का कुछ अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमसे जब बड़ौदा कोऑपरेटर्स के साथ मिले हाँ, थे, हाँ। सहयोग होटल में मिले थे, उसी समय हमने बोला था कि सागर जी ने बताया था कि बेड बना और डबल नरी और 5x7 या 7.5 कुछ भी कर रहा है। तो उसी वो समय सागर से भैया की आइडियोलॉजी है, क्योंकि उनके पास कुछ फर्टिलाइजर भी है। नहीं, लेकिन क्योंकि उन्हें वो- मिलकर हम केले की खेती पूरे भारत में कहीं पर भी कर रहे हैं। 5 फीट से ज़्यादा लाइन से लाइन होना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ 7, 8, 9, 10, 7 से लगाकर 10 तक जा सकते हो। अगर 10 गए तो इधर से भी 5 दिखेगा, इधर से भी 5 दिखेगा। 10 मतलब एक ही बार जीवन में केला लगाना है। आपके बच्चे का बच्चा भी केला काटता है। 13 साल का प्लॉट मेरे पास है, आप लोग चाहो तो सोलापुर जाकर विजिट कर सकते हो। एक ही प्लांटेशन किया, उसको 13 साल हो चुके हैं, अभी भी माल कट रहा है। लेकिन ये मॉनसून में थोड़ा बारिश का रिस्क आ रहा है। और यहाँ ऐसा सिस्टम है, वो काट के सभी एक क्लास में रख दिया। और 4 लाइन छोड़ते हैं, फिर एक में रखते हैं। वो ड्रिप भी ऊपर डाल दिया, लेकिन उसको सड़ाने के लिए हम सुपर फॉस्फेट पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। वो सही है कि गलत है, वो बताइए। मारे जाते हैं, वो 4-5 लाइन का पत्ता एक जगह पूरा ढेर लगा के डालते हैं, उसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसमें कुछ कुछ प्रक्रिया करते हैं उन पत्तों को सड़ाने के लिए। फिर 4-5 लाइनें खाली रहती है, फिर एक लाइन में पत्ते डालते हैं। ठीक है, ये पूछना था कि ये सही है या गलत है। ये 100% गलत है। पत्ते डालना चाहिए, एक लाइन में पत्ता, एक लाइन खाली, एक लाइन में पत्ता, एक लाइन खाली। दूसरा, उसको सड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उसके ऊपर आप ड्रिप डाल रहे हो, बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो वो अपने आप उसका ह्यूमस निकलते रहेगा। आपकी मिट्टी को जितना जरूरत है उतना लगते रहेगा। ज़्यादा जल्दी सड़ाने की जरूरत नहीं है। खेत के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी जीवंत चाहिए। वो कैसे आएगी? जब खेत के अंदर हम उनको खाने के लिए भोजन देंगे, मतलब कच्चा माल देंगे, तो वहाँ कुछ खाने के लिए आएंगे। हम ऑलरेडी कंप्लीट करके, पका करके, पत्ते सड़ा करके वहाँ डालेंगे, तो फिर वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी कहाँ से आएगी? क्योंकि उनको खाने के लिए कच्चा माल नहीं है। हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हम दूसरी दिशा में गमन करने लगते हैं। कुछ सही दिशा रहती है, कुछ गड़बड़ रहती है। हम पहले ही कंप्लीट खाद करके लाकर डालते हैं, तो फिर खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी कहाँ? वो तो पका पकाया उसको खिला पिला करके ला रहे हैं। हमारे खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी रहनी चाहिए, इसके लिए कच्चा माल डालना पड़ेगा। दूसरा, बायोमास आच्छादन करेंगे तो नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी रहेगी। और जब हम बायो फर्टिलाइज़र, बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो एक बार जब हमने खेत में गुड़, गोबर, गोमूत्र, जीवात्म, पीएसबी, केएसबी, एजोटोबैक्टर डाल दिया, तो फिर शायद जीवन भर डालने की आवश्यकता लगनी नहीं चाहिए। अगर हमारे खेत की कंडीशन सही है, आच्छादन है, हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक साथ नहीं डाल रहे हैं, तो बाद में कभी भी आपको बैक्टीरिया डालने की आवश्यकता नहीं। अगर हम आच्छादन नहीं कर रहे हैं तो आपको हर सप्ताह भी बैक्टीरिया डालोगे तो कम पड़ेगा। तरफ जा रहा हूँ, फिर आपके प्रश्न आए तो मुझे पूछ लेना। जो एक्चुअल बतलाना था उसमें मैंने थोड़ा सा सारांश दिया है। एक्चुअली ये हाल ऐसा नहीं है कि हम अच्छा मीटिंग लें। बोर्ड पर मेरा मीटिंग होता है, प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन होता है, और मुझे हॉल ऐसा चाहिए जो पिन ड्रॉप साइलेंट हो, ताकि वन वे कम्युनिकेशन में हम 3 घंटे के सेशन में केले को प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक समझ सकें। नेक्स्ट टाइम कोशिश हम ऐसा करें कि ये साउंड प्रूफ हाल हो, कुछ दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन बोर्ड हो, उस तरीके से हम कुछ संख्या में हो, तो A to Z की पूरी बात करेंगे। पौधा लगाना कैसे, तैयारी करना कैसे, खाद डालना कैसे, आउटपुट लेना कैसे, बिना BI के हम फ्रूट केयर कैसे करें जो गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट में चले जाए, बिना खर्चे से, कम खर्चे से रेसिड्यू फ्री केला कैसे पकाएं, किसान खर्च ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा कैसे करें। उसके लिए ये जो साउंड गूंज रहा है ये आपके अंदर जाएगा नहीं। बोर्ड चाहिए, 3 घंटे का सेशन चाहिए। बट मोटी मोटी मैंने बातें बतलाई है। कुछ आपकी मंडली डिसीजन ले रही है कि हम किसानों के लिए कुछ अच्छा करें,
जिसके लिए दिन में हमने बात करी है। इसमें से आप किसानों को निकल के आना पड़ेगा। एक तो अभी जाने से पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर मुझे भी देकर जाना, तो यहाँ का एक ग्रुप बने ताकि हम जो चर्चाएं करें आदान प्रदान हो। दूसरा, आप सभी 70-30 खेती का प्लॉट विजिट करने के लिए एक चक्कर लगाएं जहाँ पर 70-30 फार्मिंग के प्लॉट हो। जब आप खेत में खड़े होकर के एक विजुअलाइजेशन करके फिर देखोगे और फिर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो मेरी मैक्सिमम बातें आप तक पहुँचेगी। उसके बाद में अब नई खेती जिनकी आने वाली है, नए फार्मिंग जो करने वाले हैं, अगर आप मेरी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हो तो कुछ प्लॉट हम यहीं पर बनाएंगे आपके यहाँ। मेरी कोई फीस नहीं है, निःशुल्क गाइडलाइन देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट हो तो आपको खरीदना। जो आपने जिस कंपनी का पौधा बुक कर रखा है, जो कंडीशन है, उसी कंडीशन में अब जिनकी प्लांटेशन होने वाली है उनको हम 70-30 फार्मिंग के आइडियोलॉजी से करेंगे, तो आप ही के यहाँ पर नए प्लॉट क्रिएट होंगे। इसके अलावा जिन्होंने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे, तो पूरे भारत में किसान पाठशाला की एक्टिविटी कहाँ कहाँ हो रही है आपके मोबाइल पर आपको प्रतिदिन दिखेगी। मेन मुद्दा आपके क्षेत्र में मुझे जो बुलाया गया था वो ये था कि हम कामरेज मंडली खुद व्यापारी कैसे क्रिएट करें और हमारे किसानों का माल अच्छी जगह कैसे बेचें। उसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेंगे। कुछ मेरे पास व्यापारी हैं, मैं देने वाला हूं आपकी मंडली को, बट जो मेरे व्यापारी हैं उनको रेसिड्यू फ्री केला चाहिए, उनको लंबी चाल का केला चाहिए। लंबी चाल इन द सेंस कि यहाँ से हमने चंडीगढ़ माल भेजा, तो आज जो माल कटा वो तीसरे दिन वहाँ पहुँचेगा। पेड़ पे से आज माल जो कटा वो तीसरे दिन चलकर पहुँचेगा। चौथे दिन चेंबर के अंदर अगर जगह खाली है तो लगेगा, वरना 5वें दिन लगेगा। तो 4 दिन में उसका ट्रेवल हुआ राइपनिंग चेंबर के अंदर जाने का, और 4 दिन चेंबर के अंदर रहता है पकने में, टोटल 8 दिन। 9वें दिन फाटक खुलेगा, उस दिन कलर नहीं आता है, थोड़ा सा आधा दिन फाटक खोल के रखना पड़ता है, फिर थोड़ा कलर आना चालू होता है, फिर ठेले वाले को माल देते हैं। तो 10वें दिन ठेले पे माल गया, 2 दिन में वो बेचता है। एक ठेले पर 1.5 से 2 क्विंटल जो माल जाता है वो 2 दिन में बिकता है। मतलब हमारे खेत से जिस दिन दराती लगी वो पौधे से अलग हुआ और 12वें दिन वो बिका। अब जो खाने वाला 12वें दिन बंच लेके गया, उसने आज ही पूरा दर्जन नहीं खाया, वो भी 2 दिन में खाता है। तो टोटल केला जिस दिन दराती लगी पेट में जाने तक 13 से 14 दिन होते हैं। तो हमारे खेत का केला लंबी चाल का होना चाहिए, मतलब ये 14 दिन उसमें सरवाइव करना चाहिए। जब उसको बंच को उठाएं तो यहाँ से टूटना नहीं चाहिए। तो ये पंजा है ना, ये F2 नहीं बिकता, F3 नहीं बिकता, तो ये जो केले का पंजा है न्यूट्रिशन कम अपटेक करता है, यहाँ से काला पड़ के झड़ जाता है, टूटने लग जाता है। छोटी छोटी सी बातें। हाँ, आपके हिसाब से हम लोग अगर गन्ना केला लगा दें तो पर प्लांट इसकी कॉस्ट कितनी आती है? खर्चा कितना खर्चा आता है पर प्लांट? अभी हम 65 से 75 रुपये और अच्छा कैरेट है वो ऐसे 85 रुपये तक जाता है। अभी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो जैसा गाइडलाइन आ गया वैसा खर्चा हो जाता है। एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ ना, ये एक तरीका है, इसमें खर्चा नहीं होता है। आप पहले भी पेड़ बना रहे थे, हर पेड़ की नाली कर रहे थे, तो मैंने आधा करा दिया, खर्चा कम हो रहा है। हम डलवाते हैं भट्टी खाद, डायरेक्ट DAP नहीं डलवाते हैं, तो हम उसमें भी आधा करवाते हैं। आपने 1 बीघा में 2 बोरी DAP डालना है तो हम बोलते हैं 1 डालो। वो 1 बोरी DAP जो रहेगा उसके 3 बोरी मिट्टी और गोबर मिला करके उसको मिक्स करना है और उसको प्लास्टिक से ढकना है। 3 दिन तक उसमें नमी करना है। 3 दिन बाद शाम को खोलकर उसको फुडारना है, फिर 3 दिन के लिए ढकना है। इसको बोलते हैं भट्टी खाद। तो जितना फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हो हम बोलेंगे उससे आधा डालो।
लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट बचेगी ना। आपका खाद का डीएपी का कास्ट जो बचा उसमें एक लेबर बढ़ा दो, फिर भी उतने का लेबर नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया मैंने जो बतलाई है इसमें फर्टिगेशन या आपका पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, बस तरीका चेंज होता है। एक दूसरा उत्पादन की एक थंब रूल है, थ्योरी है। फर्स्ट कटिंग लाने के लिए आपको 2 रुपये kg का प्रोडक्शन कास्ट आएगा। टिश्यू, कल्टीवेशन, लेबर पेमेंट, निंदाई गुड़ाई, पानी प्रबंधन और आपका वहाँ का जो ट्रेंचिंग किया, स्प्रे किया, इन सबको मिलाओगे और पूरा मैक्सिमम जाओगे तो 2 से 3 रुपये किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आना चाहिए। इसके ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा हो गया, इसके नीचे आ रहा है तो फिर आपने बचा लिया। एवरेजन जब हम किसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। 26 प्रश्न आपसे पूछेंगे जब आप बी किसान ग्रुप से जुड़ोगे आपकी खेती करवाने के लिए। उसको बोलते हैं हम बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, BFS। काका जी, जयंती काका करने दो बात। इसका एक शेड्यूल है जिसमें जो व्यक्ति जुड़ता है उससे कस्टमर केयर को पूछता है पिछले साल आपकी ज़मीन में क्या लगा, उसने उत्पादन क्या दिया, उसमें बीमारियां क्या आई, उसमें अच्छा बुरा क्या हुआ, इस साल कब लगा रहे हो या लगा चुके हो, ग्राफ क्या ले रहे हो, पौधा है या गठान है, मृदा परीक्षण करा करके पीएच, कार्बन की टेस्टिंग हमें बताओ। नहीं है तो हम फ्री में जांच करेंगे अगर आप BFS ले रहे हो। सॉइल टेस्ट हम करेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न डालते हैं, पीएच क्या है, पानी का पीएच क्या है, TDS क्या है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो पूछता है कि आपका बजट क्या है। मैं कितना भी बोल दूँ कि मैं 50 रुपये पौधे का खर्चा करूँगा, किरण भाई का खर्चा 30 ही रुपये का करने का है, बजट नहीं है। आपका 70 रुपये करने का है तो मैं 50 रुपये बोलूँगा, दोनों में गड़बड़ है। तो हम जब गाइड करते हैं तो हम पूछते हैं कि आपका बजट पर पौधे का कितना खर्चा करने का है, उतनी ही गाइडलाइन देंगे। आपने अगर बोला कि 50 रुपये पौधे का फर्टिगेशन चार्ट हमें चाहिए तो उस हिसाब से शेड्यूल आएगा। आपने बोला 70 रुपये पौधे का फर्टिगेशन चार्ट, इसमें तरीका नहीं बदलेगा, क्वालिटी वही रहेगी, वजन में फर्क आएगा। क्योंकि केला, पोटास, DAP सब खा लेता है, जितना ज़्यादा दोगे उतना वजन बढ़ जाएगा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, क्वांटिटी में वजन ज़्यादा कम होगा क्योंकि आपने पैसा कम ज़्यादा लगाया है। तरीका 70-30, आप 50 रुपये खर्चा करो तब भी वही है, 30 रुपये खर्चा करो तब भी वही है। काका जी अपने लिटरेचर में वो बांटना है, कहाँ पर है किरण भाई, लिटरेचर कहाँ पर हो रहा है? मैं आपको एक पर्ची दे रहा हूँ जिसमें हमारे 21 आइटम है, 21 वर्टिकल है मेरे। उसमें मोबाइल नंबर है, हम जो बी किसान ग्रुप काम कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स हैं। उसमें पौधा हमारा खुद का है, गाइडलाइन हम देते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, मिट्टी का स्प्रे कराते हैं। वो आपके पास रहेगा तो आपको जानकारी मिलेगी कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं।